जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के पहले पार्ट को पढ़ना है। यानी कि क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हिस्ट्री का ये पार्ट लिटरेरी एविडेंसेस से भी बैक्ड है, मटेरियल एविडेंसेस से भी बैक्ड है, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस से भी बैक्ड है, फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंसेस से भी बैक्ड है। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है मॉडर्न हिस्ट्री की हमारे पास में। और क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। और इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करनी होगी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसीलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करने के प्रोसेस में पहले हम पानीपत की तीसरी लड़ाई को, जहां पे हमने लास्ट टाइम खत्म किया था, वहां से शुरू करेंगे 1857 की क्रांति तक। और फिर दूसरे पार्ट में 1857 की क्रांति से लेके 1947 में जो हमको आजादी हासिल हुई थी वहां तक की बात करेंगे। तो पहले पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री की इस पहले पार्ट को हम शुरू करें, एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम कवर करेंगे। हालांकि वो है मिडाइवल हिस्ट्री का, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है, लास्ट लेक्चर में वो स्किप हो गया था, इसलिए उसको स्किप नहीं होने देंगे। और वो टॉपिक है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। दोस्तों, भक्ति होता क्या है? दरअसल किसी के लिए भी हम बहुत ज्यादा इंटेंसली डिवोटेड हो जाते हैं तो वो भक्ति कहलाता है। इसे इंग्लिश में डिवोशन कहा जाता है और हिंदी में इसे भक्ति कहा जाता है। जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो हम किसी आंदोलन की बात कर रहे होते हैं। तो भक्ति मूवमेंट है क्या? दरअसल हम जानते हैं, या मैं आपको बता दूं, कि दक्षिण भारत के अंदर इस भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ था। और इसकी दो इंपॉर्टेंट वजह थी। पहली इंपॉर्टेंट वजह इसकी थी प्रोहिबिशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल इन द टेम्पल्स, और दूसरा राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। क्योंकि दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने पैर पसारते जा रहे थे, इसीलिए वैदिक रिलीजन के स्कॉलर्स के सामने एक चैलेंज था कि वो अपना सर्वाइवल कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इजी वे ऑफ लाइफ और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल अचीवमेंट को गारंटी कर रहे थे। भाई, बुद्धिज्म कहता था कि अष्टांग मार्ग पे जो चलेगा, मिडिल पाथ को जो फॉलो करेगा, उसको क्या निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। वही जैन धर्म भी ये कहता था कि बिना रिचुअल्स के, एक्सट्रीम लाइफ जी के, आप कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए वैदिक रिलीजन में कुछ भी नहीं था। अंडर प्रिविलेज्ड लोग, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग होते थे या सो कॉल्ड लोअर क्लासेस के लोग होते थे, उनको टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं होती थी। इसीलिए बहुत बड़े नंबर्स में अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे, उन रिलीजन्स को एम्ब्रेस करते जा रहे थे। ऐसे में कई स्कॉलर्स ने भक्ति को प्रोपोगेट किया। उनका यह कहना था कि मंदिरों में जाकर पूजा करना या रिचुअल्स करने से भगवान या स्पिरिचुअल अचीवमेंट हासिल नहीं होगा। स्पिरिचुअल अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको अपने इष्ट देव को अपने मन से पूजना होगा, अपने दिल से पूजना होगा, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। और जो आपने ऐसा कर लिया तो घर बैठे ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, चाहे आपको टेंपल में एंट्रेंस मिले या ना मिले, चाहे आपके घर में रिचुअल्स हो या ना हो। क्योंकि ये आइडिया बहुत अच्छा था, और इस आइडिया के अच्छे होने की वजह से बड़ी संख्या में वो लोग जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जा रहे थे, वो वैदिक या ब्राह्मणिकल रिलीजन में रुक गए और उन्होंने शुरू किया भक्ति को। ये भक्ति के जो संत होते थे, वो संत दक्षिण भारत के गांव-गांव में घूमते थे। गांव-गांव में घूम के अपने इष्ट देव या भगवान की भक्ति को बढ़ावा देते थे, भजन गाया करते थे, और इस सब का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत पड़ा, और देखते ही देखते दक्षिण भारत भक्तिमय हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स थे जिन्होंने इस तरह की ट्रेडिशन को भारत में आगे बढ़ाने में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, और उनमें सबसे पहला नाम आता है शंकराचार्य का, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, कलादी गांव में हुआ था, और एक नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये छोटे थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने बहुत कम एज में सारे वेदों उपनिषदों को स्टडी कर लिया था। और सारे वेदों उपनिषदों को स्टडी करने के बाद बहुत कम एज में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिज्म को डिवोट करेंगे और शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, और इसीलिए बहुत ही कम उम्र में घर छोड़ के चले गए।
घर छोड़ के ये केरल से नॉर्थ में मूव करते और आज के मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के इलाके में जाके वहां पर अपना एजुकेशन हासिल करते। यानी कि वैदिक एजुकेशन तो वो पहले ही हासिल कर चुके थे, उसके आगे जो एजुकेशन था वो ओंकारेश्वर नाम की जगह पर वो हासिल करते। वहां से फिर फर्दर और एजुकेशन हासिल करते हैं वो काशी जाके, और फिर वो एक फिलॉसफी प्रोपोगेट करते हैं। उस फिलॉसफी को अद्वैत की फिलॉसफी कहा जाता है। अद्वैत जिसका मतलब होता है नॉन डुअलिज्म। वो ये कहते हैं अद्वैत में कि ईश्वर और मनुष्य अलग अलग नहीं है, ईश्वर से ही मनुष्य निकला है, जैसे कि सूर्य से उसकी किरण निकलती है। तो क्या सूर्य की किरण सूर्य से अलग है? और अगर वो अलग नहीं है तो वो एक ही है। तो सिमिलरली वो ये कहते थे कि ईश्वर से इंसान निकला है तो वो कोई अलग नहीं है, वो एक ही है, और एक दिन उसको वापस ईश्वर में मिल जाना है। और इसीलिए ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल रास्ता है। आदिगुरु शंकराचार्य के दौर में, जब जिस दौर में वो थे, पूरे भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स डेवलप हो गए थे, और उनमें से बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स काफी करप्ट हो गए थे, अपने फॉलोअर्स को गलत शिक्षा देते थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐसे सेक्ट्स के रिलीजियस लीडर्स के साथ में पब्लिक डिबेट्स किए, और पब्लिक डिबेट्स में उनको कन्विंस किया कि जो आप सोच रहे हो, जो आप प्रोपोगेट कर रहे हो, उससे आगे भी कुछ, और उससे आगे जो है वो है अद्वैत, वो है भक्ति। और इस तरह भक्ति की अवधारणा को, भक्ति के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रोपोगेट किया। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद भी बहुत सारे भक्ति सेंट्स आए, जैसे कि रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत का प्रिंसिपल प्रोपोगेट किया। अब अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअलिज्म, मतलब ईश्वर और मनुष्य एक ही है। रामानुजाचार्य कहते थे विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का मतलब यह होता है कि ईश्वर और मनुष्य है तो अलग अलग, लेकिन जब वो अलग हो गए तो दोनों की अपनी विशिष्ट आइडेंटिटी बन गई कि वो अलग तो है, माफ कीजिएगा, वो अलग नहीं है। अद्वैत का मतलब है कि एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी अब उन्होंने अपनी अपनी विशिष्ट आइडेंटिटी बना ली है कि अब ईश्वर से जब आत्मा, परमात्मा से जब आत्मा अलग हुई तो आत्मा की एक विशिष्ट आइडेंटिटी हो गई, परमात्मा एक अपने आप में विशिष्ट आइडेंटिटी है। तो अद्वैत तो है, लेकिन अपनी अपनी विशिष्टता लिए हुए अद्वैत है, इसको विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। लेकिन एक और स्कॉलर आए भक्ति के, जिनका नाम माधवाचार्य था, जिन्होंने द्वैत की फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया, जिसको इंग्लिश में डुअलिज्म कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ईश्वर और मनुष्य, यानी कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, ये एक नहीं है। हो सकता है कि आत्मा परमात्मा से निकली हो, लेकिन एक बार जो निकल गई तो वो अलग हो गई उससे, वो एक नहीं है। एक और डिफरेंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। अद्वैत की फिलॉसफी में आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ऑल इज माया। वेल नहीं, ऑल इज माया। आदिगुरु शंकराचार्य कहते थे कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, और ये जो संसार हमारे सामने है ये सब माया है, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है, ये इल्यूजन है। लेकिन ये जो दोनों स्कॉलर्स थे, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वाले स्कॉलर्स, ये दोनों स्कॉलर्स माधवाचार्य और रामानुजाचार्य, दोनों एक बात कहते थे, और वो ये बात थी कि वर्ल्ड is not Maya but a reality। रामानुजाचार्य ये कहते थे कि अगर ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है तो वो अनरियल कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर रियल है और उसने कुछ क्रिएट किया है तो वो क्रिएशन भी रियल होगा। इसीलिए दुनिया माया नहीं है, संसार माया नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है। शंकराचार्य के पॉइंट अलग था, वो दुनिया को, संसार को माया मानते थे। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य उसको माया नहीं मानते थे, रियलिटी मानते थे। माधवाचार्य तो यही मानते थे ना कि अलग है इंसान और ईश्वर, तो जब इंसान अलग है तो जहां वो रह रहा है वो भी एक रियलिटी है। लेकिन इनके अलावा ये तो तीन इंपॉर्टेंट सेंट्स थे जिन्होंने भक्ति को दक्षिण भारत के अंदर बहुत पॉपुलर किया, खासतौर पे रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। लेकिन
भक्ति साउथ इंडिया से फर्दर ट्रैवल करते हुए नॉर्थ में पहुंची, महाराष्ट्र में। ये संत ज्ञानेश्वर जो बहुत मशहूर, बहुत ही फेमस सेंट है भक्ति मूवमेंट के, इन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार भक्ति का प्रोपगेशन किया था। इनके बाद रामदास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थे, और रामानंद वो भक्ति सेंट थे जिन्होंने भक्ति को प्रीच्ड भक्ति इन नॉर्थ। ये नॉर्थ इंडिया में भक्ति को लेके आए थे। स्वामी समर्थ रामदास, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि ही वॉज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के दो गुरु थे, एक दादोजी कोंडदेव जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, और एक स्वामी समर्थ रामदास जिनका नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये शिवाजी के स्पिरिचुअल टीचर थे। वही रामानंद भक्ति को उत्तर भारत में लेके आए, और रामानंद के कई डिसाइपल्स थे, रामानंदाचार्य के कई डिसाइपल्स थे, और उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट डिसाइपल जो अपना नाम भक्ति आंदोलन में बहुत ऊंचा करते हैं, वो होते हैं संत कबीर। One of the most famous disciple of Ramanand who belonged to 15th century. His iconic verses are found in the Sikh holy literature, गुरु ग्रंथ साहिब। इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के बहुत सारे दोहे लिए गए हैं। कबीर जो एक सोशल रिफॉर्मर की तरह थे, सोसाइटी की इविल्स को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, और इसमें वो यूज करते थे अपने दोहों को। कबीर के दोहे जैसे नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे 2 लाइन के ये दोहे होते थे, लेकिन अपने अंदर बहुत ही बड़े बड़े मैसेजेस लिए हुए होते थे। पोथी पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी कि कितनी भी लिटरेचर्स को कोई पढ़ ले, वो कभी भी स्कॉलर नहीं बन पाएगा अगर उसने ह्यूमैनिटी के प्रति कंपैशन को नहीं सीखा है तो। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये दोनों ही दोहे 2 अलग अलग रिलीजन्स को टारगेट करते, क्रिटिसाइज करते हैं, और बताते हैं कि मंदिर मस्जिद, या मस्जिद को कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना लिया आपने, अब ऊपर जाके मुल्ला बांग देता है तो क्या खुदा बहरा हो गया है। और पहले इसमें उन्होंने ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज किया। तो बेसिकली उनका क्रिटिसिज्म किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के लिए नहीं था, उनका क्रिटिसिज्म था जो सोशल इविल्स डेवलप हो गए थे सोसाइटी में इन द नेम ऑफ रिलीजन। कबीर बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, कबीर बहुत इफेक्टिव होते हैं, और सोसाइटी में इविल्स को दूर करने में अपने दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थे, जैसे कि मीराबाई सा। ये एक राजपूत प्रिंसेस थी, मेड़ता की। इनके गुरु संत रविदास थे, जो कि संत कबीर की तरह ही रामानंदाचार्य के एक डिसाइपल भी थे। सभी जानते हैं कि मीराबाई, जो कि एक प्रिंसेस थी, ओरिजिनली एक राजकुमारी थी, उनका ब्याह मेवाड़ की रॉयल फैमिली में हुआ था। लेकिन इससे पहले कि समय बीत पाता और बड़ी हो पाती, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती बैटलफील्ड में, जिसकी वजह से वो विडो रहती है। लेकिन एज अ विडो वो अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड कृष्ण को डिवोट करती है। और आज लॉर्ड कृष्ण के प्रेज में गाए जाने वाले बहुत सारे भजन उन्हीं के द्वारा कंपोज किए गए हैं। तो कृष्ण भक्ति को उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है मीराबाई सा, जो कि एक राजपूत प्रिंसेस भी थी, और भक्ति सेंट्स के अंदर एक फीमेल भी थी, जो कि वैसे भक्ति सेंट्स ज्यादातर हम मेल्स को ही देखते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फीमेल थी जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति को बहुत ज्यादा प्रोपगेट किया। उसी तरह दक्षिण भारत में भी अंदाल नाम की एक फीमेल सेंट थी जिन्होंने भक्ति को बहुत बढ़ावा दिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट है जिन्हें हम गुरु नानक देव के नाम से जानते हैं, जो हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव सिख रिलीजन के फाउंडर भी हैं। दरअसल गुरु नानक देव वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। गुरु नानक देव
जो कि पंजाब में रहते थे। बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल थे और उनके अंदर डिवाइन पावर्स भी थी। इसीलिए जब वो बहुत कम उम्र के थे तभी से लोग उनके डिसाइपल बनना शुरू हो गए थे। दरअसल गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की कुछ अच्छी बातों को निकालकर एक नया वे ऑफ लाइफ प्रोपोगेट किया था, और जिन लोगों ने उस वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट किया, ग्रेजुअली वो सिख कहलाए। एक होता है गुरु और दूसरा होता है जो गुरु से सीखता है, और जो गुरु से सीखता था उसे वो कहते थे सिख। और इस तरह गुरु सिख परंपरा पंजाब के अंदर शुरू होती है और आगे चल के सिख धर्म भारत का और दुनिया का एक महान धर्म बन जाता है। तो भक्ति मूवमेंट ने सिर्फ लोगों के अंदर एविल्स को दूर नहीं किया सोसाइटी के, बल्कि एक बड़े इंपॉर्टेंट रिलीजन को इंडिया के भी जन्म दिया इसी भक्ति मूवमेंट ने। भक्ति मूवमेंट में एक और इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है, वो है नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का नेचर दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। सगुण भक्ति, सगुण यानी कि कुछ लोग अपने भगवान को इस तरह से पूजते थे कि वो उनका कोई रूप मानते थे। जैसे आप कृष्ण के भक्त हो तो लॉर्ड कृष्ण के अगर आप भक्त हो तो उनका एक रूप होता है, वो श्याम वर्ण के हैं, बांसुरी बजाते हैं, हाथ में उनके सुदर्शन चक्र है ना। ये सारी चीजें, माखन चोर, ये सारी जो प्रॉपर्टीज जब जुड़ जाती, कोई अपने भगवान के साथ ये सारी चीजें जोड़ता है, उसको एक रूप देता है, तो उसको सगुण भक्ति कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूं कुछ इस तरह से, वर्शिप ऑफ गॉड विथ अ फॉर्म, किसी रूप में ईश्वर की पूजा करना। या जैसे आप राम जी को पूजते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वो सन्यासियों जैसा उनका गेटअप है, धनुष बाण उनके हाथ में रहता है। ये सारी चीज़ें जब हम किसी को फॉर्म में पूजते हैं, शिव हैं, जटाओं वाले हैं, और तमाम चीज़ें, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, ये सारी चीज़ें एक फॉर्म में ईश्वर को पूजने वाली होती। इस तरह की भक्ति सगुण भक्ति होती थी। निर्गुण भक्ति मतलब फॉर्मलेस वर्शिप, ये वर्शिप फॉर्मलेस नहीं, वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस गॉड। जैसे गुरु नानक देव भक्ति मूवमेंट के डेफिनेटली एक बाय प्रोडक्ट थे वो भी, लेकिन उन्होंने ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं माना कि उसका कोई रूप है, उसके कोई नाक नक्श है, रंग रूप, ऐसा कुछ भी नहीं माना। एक शक्ति की तरह मान के, एक पावर की तरह मान के उनको वर्शिप किया या उनको जिस भी तरीके से पूजा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लेना कि सगुण और निर्गुण ये दो पार्ट्स हैं भक्ति के। सिमिलरली हम यहाँ पे और दो टाइप्स देखते हैं भक्ति सेंट्स के, नयनार और अलवार। इसमें नयनार वो भक्ति सेंट्स हैं जो शिव के वर्शिपर्स हुआ करते थे, और अलवार वो भक्ति सेंट्स हैं जो विष्णु या लॉर्ड विष्णु के अवतारों की पूजा किया करते थे। तो ये तो रही भक्ति के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं सूफी मूवमेंट की कि आखिर सूफी मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि इसका ये वर्ड कहां से आता है। तो ये वर्ड्स तीन पॉसिबिलिटीज में से एक से आता है, सूफा और सफा और सूफ। जब इस्लाम का राइज हुआ था 7th सेंचुरी एडी के अंदर, तो इस्लाम के राइज के बाद में जो इस्लाम का जो होली बुक है जिसे कुरान कहा जाता है, उसके कई इंटरप्रिटेशंस डेवलप हो गए, और उनमें कुछ इंटरप्रिटेशन थोड़े लिबरल इंटरप्रिटेशंस थे, और यही लिबरल इंटरप्रिटेशंस करने वाले जो लोग थे उन्हें मुंतजिल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता था। तो ये एक था मुंतजिल स्कूल ऑफ थॉट, जो क्या था, लिबरल स्कूल ऑफ इस्लाम। लेकिन 10th सेंचुरी एडी में अब्बासिद खिलाफत, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की अथॉरिटी थी, एक बहुत बड़ी पावर थी मिडिल ईस्ट में, उसका फॉल होता है।
और जैसे ही अब्बासिद खिलाफत का फॉल होता है, ये मुंतजिल स्कूल ऑफ थॉट के जो स्कॉलर्स होते हैं उनको पैटर्नेज जो मिला करता था वो खत्म हो जाता है और ये तितर बितर हो जाते हैं। और यही तितर बितर हुए सेंट्स आगे चल के सूफी कहलाए। अब इन्हें सूफी क्यों कहा गया? कुछ इतिहासकारों का यह मानना है क्योंकि ये लोग एक चबूतरे के, मस्जिद के बाहर एक पत्थर के चबूतरे पर बैठकर उपदेश दिया करते थे, सरमन्स दिया करते थे, जिसे सुफ़ा कहते थे। तो सुफ़े पर बैठने वाले इसलिए सूफी कहलाए। दूसरे कुछ कहते हैं कि इन लोगों को काफी रियलाइजेशन हो जाता था गॉड का, इसलिए इनके मन में कोई विकार नहीं रह जाता था, कोई इविल थॉट्स नहीं रह जाते थे, इनका मन सफा हो जाता था, इसीलिए सफा हो गए, इसलिए सूफी कहलाए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये लोग अपने पास में कोई भी बिलोंगिंग नहीं रखते थे, सिर्फ अपनी बॉडी को ढकने के लिए ऊन का बना हुआ एक लबादा पहन के रखते थे, और क्योंकि वो ऊन के लबादे को सूफ कहा जाता था, इसलिए सूफ पहनने वाले को सूफी कहा जाता था। तो चाहे जो भी वजह हो, ऊन का लबादा, मन साफ होना या पत्थर का चबूतरा, लेकिन एक टर्म कॉइन हो गई सूफी। और ये सूफी होते कौन थे? ये जो सूफी होते थे ये फकीर होते थे। फकीर का मतलब होता है एसेटिक, यानी कि सन्यासी, जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास में कोई बिलोंगिंग्स नहीं है, और वो इंसान सिर्फ भिक्षा मांगता है, जिसको फकीरी बोलते हैं, भिक्षा मांगता है और गॉड को याद करता रहता है। इनका तरीका एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि हमारे भारत में भक्ति के सेंट्स का होता था, भक्ति मूवमेंट के सेंट्स का होता था। भक्ति मूवमेंट के सेंट्स अपनी पूरी लाइफ को गॉड को डिवोट कर देते थे। गॉड के नाम को याद करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता था, क्योंकि गॉड का नाम याद करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए कुछ खाना भी पड़ेगा, और उसके लिए वो भिक्षा मांगते थे। लोग उनको जो भी भिक्षा दे देते थे वो उसको ग्रहण करते थे और बस ईश्वर का नाम रटते रहते थे, याद करते रहते थे। एग्जैक्टली सूफी भी यही किया करते थे। ये भी गॉड के नाम को जपते रहते थे, याद करते रहते थे, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी इनको एम्स मिल जाते थे, भिक्षा मिल जाती थी, डोनेशन मिल जाता था, उसके मदद से जिंदगी जीते थे। और ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट यही होता था कि गॉड को अचीव करना है, गॉड को फील करना है, उस सुप्रीम जॉय को फील करना है जो गॉड के साथ यूनियन एक्सपीरियंस करते समय होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सूफीज जो भारत के अंदर बहुत माने गए हैं उनको बोलते हैं चिश्ती सूफीज। चिश्ती सूफीज जिनका हेडक्वार्टर अजमेर में हुआ करता था, जिसका फाउंडेशन इंडिया में किया था, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है भारत में पॉपुलरली, और ज्यादा पॉपुलर नाम उनका मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती जब दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नया नया, तभी आकर भारत में बस गए थे, और अजमेर के अंदर बसने के बाद उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया उस इलाके के अंदर। और सूफी तरीके से, सूफियों का खासतौर पे चिश्ती सिलसिले के सूफियों की एक बड़ी खास बात होती थी कि वो अलग अलग रिलीजन्स में डिस्टिंग्विश नहीं करते थे। उनके पास में जो भी आता था उसकी वो जितनी मदद हो सकती थी करते थे। फॉलोअर्स उनके ये मानते थे कि इन सूफियों के पास में स्पिरिचुअल पावर्स हुआ करती है, और इन स्पिरिचुअल पावर्स के दम पर वो लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन दे सकते हैं, लोगों के कष्टों को हर सकते हैं, हील कर सकते हैं उनकी बीमारियों को, घावों को, जख्मों को, परेशानियों को। और इसलिए बड़े नंबर्स में लोग यहाँ आते थे। जब ये किसी की मदद करते थे तो उससे बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या उसे ये नहीं कहते थे कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो। ना ही ये कभी किसी बड़े राजा महाराजा के साथ कोई एफिलिएशन रखते थे, किसी नवाब सुल्तान के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रखते थे। अगर कोई नवाब सुल्तान इनको गिफ्ट देता भी था तो ये गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इस तरह के पायस लाइफ स्टाइल को फॉलो करने वाले चिश्ती सूफीज हुआ करते थे। एक और इंपॉर्टेंट चिश्ती सूफी हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया।
इनकी पॉपुलैरिटी हिंदूज में बहुत ज्यादा थी। दिल्ली के ये सूफी सेंट थे, आज भी इनके नाम से एक रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, एक एरिया है इनके नाम से, और इन्हें हिंदूज एक खास नाम से बुलाते थे जो था सिद्ध योगी। मुझे पता नहीं मैंने आपको मिडेवल हिस्ट्री के अंदर एक स्टोरी बताई थी या नहीं बताई थी, लेकिन छोटी सी स्टोरी अभी बता देता हूं इनके बारे में। दरअसल बात है 1325 एडी की। गयासुद्दीन तुगलक उस समय तुगलक डायनेस्टी का रूलर बना था। 5 साल उसको हो गए थे रूल करते हुए, और उसने तुगलकाबाद नाम का एक बहुत बड़ा शहर बनवाना शुरू किया था। उसी समय हजरत निजामुद्दीन औलिया के कुछ डिसाइपल्स एक मस्जिद तामील करवा रहे थे। मस्जिद तामील करवाते वक्त कुछ मटेरियल की कमी पड़ गई, और वो बिना पूछे तुगलकाबाद के कंस्ट्रक्शन से कुछ मटेरियल ले आए ताकि उनकी मस्जिद जल्दी बन सके। लेकिन जब ये बात सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो वो बड़ा नाराज हुआ कि मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को उन्होंने लिया। और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने ऑर्डर्स दिए कि कह दो हजरत निजामुद्दीन औलिया से कि मेरे आने से पहले दिल्ली खाली कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। जब उनके फॉलोअर्स को ये बात पता चली और उनके फॉलोअर्स ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को आकर इस थ्रेट और वार्निंग के बारे में बताया, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बेफिक्री के साथ में एक जुमला कहा फारसी में, जिसका मतलब, जो जुमला कुछ इस तरह से था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब होता है कि दिल्ली अभी दूर है। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करता है, उनके फॉलोअर्स फिर आके वार्न करते कि अब तो सुल्तान बहुत क्लोज आ गया है। लेकिन जवाब में एक बार फिर वो यही कहते हैं कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। और दिल्ली पहुंचने के ठीक पहले अफगानपुर नाम की जगह पर एक वुडन पेवेलियन जो सुल्तान के वेलकम के लिए बनाया गया था, जैसे ही उस वुडन पेवेलियन के नीचे सुल्तान पहुंचता है, वो वुडन पेवेलियन कोलैप्स हो जाता है और वो वुडन पैवेलियन कोलैप्स होके सुल्तान के ऊपर गिर पड़ता है, जिसमें सुल्तान की डेथ हो जाती है। सुल्तान के लिए दिल्ली हमेशा दूर ही रहता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की ख्याति दिल्ली और आसपास के इलाके में और ज़्यादा फैल जाती है। तो ये बहुत बड़े सिद्ध योगी जैसे सेंट माने गए हैं। एक और चिश्ती सिलसिले के सेंट हैं जिनका नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद पंजाब के एक सूफी सेंट थे जिन्होंने पंजाब के अंदर सूफी विचारधारा और इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन किया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स हैं। सूफी आइडियोलॉजी बिल्कुल वही आइडियोलॉजी है जो भक्ति आइडियोलॉजी है। भक्ति में ईश्वर को सगुण तरीके से पूजा जा सकता है या निर्गुण तरीके से पूजा जा सकता है। सूफीवाद में ईश्वर को निर्गुण तरीके से ही पूजा जा सकता था। एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता था सूफीज्म का, जिसको कहते थे समा। समा वॉज म्यूजिक। जिस तरह से भक्ति मूवमेंट के सेंट्स अपने ईश्वर को याद करते हुए भजन गाया करते थे, उसी तरह से सूफी सेंट्स भी अपने खुदा को याद करते हुए गाना गाया करते थे। उसे ही समा कहा जाता था और इसीलिए वो टर्म बड़ी पॉपुलर हो गई भारत में। जब कोई बहुत अच्छा गाता है तो उसके लिए यूज़ की जाती है कि तुमने समा बांध दिया, क्योंकि जब ये भक्ति सेंट्स, जब ये सूफी सेंट्स गाते थे तो ये ग्रुप में होते थे, एक जैसा गाते थे, ईश्वर में डूब के गाते थे, तो एक समा सा बांध देते थे। जो भी वहाँ पे मौजूद होता था वो उस माहौल के अंदर, उस गाने के अंदर, उस थॉट के अंदर पूरी तरह डूब जाता था, इसलिए उसको बोलते थे समा बांधना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर होता था भक्ति मूवमेंट का, सॉरी सूफी मूवमेंट का। तो ये तो रही बात भक्ति और सूफी मूवमेंट की, लेकिन आज का हमारा ऑब्जेक्टिव भक्ति सूफी मूवमेंट के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिशर्स की और दूसरे फॉरेनर्स की। दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉरेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, कि भारत में बहुत सारी फॉरेन पावर्स आती हैं और ये बहुत सारी फॉरेन पावर्स आके भारत को अल्टीमेटली ऑक्यूपाई कर लेती है। 2-3 फॉरेन पावर्स होती है जो भारत में अलग अलग जगह पे ऑक्यूपेशन करके रखती है, जैसे पोर्चुगीज पावर, जैसे फ्रेंच पावर, और सभी जानते हैं कि ब्रिटिश पावर। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉरेन पावर्स भारत में क्यों आती है, किस ऑर्डर में आती है, और फिर किस तरह से आगे भारत में ऑक्यूपेशन करती है। सबसे पहले कॉज क्या था,
अचानक इतने सारे यूरोपियंस भारत में क्यों आ रहे थे लगभग 16 सेंचुरी में या 17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में? तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप एंड नीड फॉर मोर रॉ मटेरियल्स। दरअसल यूरोप के अंदर काफी साइंटिफिक ग्रोथ हुआ था जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बनी थी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी से प्रोडक्ट्स बनते थे जो सेल होने के लिए वर्ल्ड वाइड जाते थे और यूरोपियन कंट्रीज इनसे बहुत पैसा कमाती थी। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में खेती बाड़ी उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी उनके मौसम की वजह से, जिसके चलते उनको रॉ मटेरियल की कमी पड़ने लग गई और वो जान गए कि ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल कंट्रीज के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका का रुख किया और बड़ी संख्या में भारत जैसे देश में यूरोपियन पावर्स का आना शुरू हुआ। और वजह क्या थी? रॉ मटेरियल हमको भारत से सस्ते में मिल सकता है और ये सस्ते में मिले हुए रॉ मटेरियल को जब हम ले जाके अपनी इंडस्ट्री में प्रोसेस करेंगे तो कम कॉस्ट पे हम माल को दुनिया में बेच पाएंगे। सीधी सी बात थी, अगर कोई चीज मैंने 25 रुपए में खरीदी है और मैं उससे प्रोसेस करके कुछ बना रहा हूं तो मैं उसको 40 रुपए में बेच सकता हूं। लेकिन अगर आपने कोई चीज ही 40 रुपए में खरीदी है और आप उसको प्रोसेस करके कोई कमोडिटी बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसको 40 में नहीं बेच सकते, आपको कम से कम उसको 50 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैंने जो 25 में खरीदा है मैं 40 में बेचूंगा। तो वही प्रोडक्ट जो आपने बनाया, वही प्रोडक्ट जो मैंने बनाया, मैं 40 में बेचूंगा, आप 50 में बेचोगे। मैं 40 में बेच के 15 रुपए का प्रॉफिट अर्न करूंगा, आप 50 रुपए में बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न करोगे। और कस्टमर वो किसका सामान खरीदेगा? मेरा, क्योंकि उसको वो 40 रुपए में मिल रहा है वही का वही प्रोडक्ट जो आप 50 रुपए में बेच रहे हो। तो सीधी सी कंपटीशन थी यूरोपियंस के दिमाग में कि भाई जो रॉ मटेरियल सबसे सस्ते में हासिल करेगा, मार्केट में बनी हुई चीज को वो सबसे सस्ते में बेचेगा और उसी का माल ज्यादा बिकेगा। जिसका माल ज्यादा बिकेगा उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसीलिए भर भर कर यूरोपियंस भारत के अंदर आते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज, दूसरे नंबर पर डच यानी कि नेदरलैंड के लोग आते हैं 1602 में, तीसरे नंबर पर अंग्रेज 1608 में आते हैं भारत में, और चौथे नंबर पर बहुत लेट आते हैं फ्रेंच, लेकिन बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं भारत के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूरोपियन पहली बार भारत के अंदर आ रहे थे? तो नहीं। 326 बीसी में, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 326 साल पहले सिकंदर यूरोप यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यूरोप से इंडिया आ चुका था। तो ये यूरोपियन पहले लोग नहीं थे जो भारत आए थे। अलेक्जेंडर के बाद भी हम देखते हैं कि गुप्ता टाइम्स में और संगम एज में बहुत सारे रोमन्स इंडिया आया करते थे और रोमन्स इंडिया ट्रेड के लिए आया करते थे, गुजरात के पोर्ट्स में आया करते थे, साउथ इंडिया के पोर्ट्स में आया करते थे। तो ऐसा नहीं कि पहली बार यूरोपियंस भारत आ रहे थे, आते रहते थे भारत यूरोपियंस। लेकिन पहली बार यूरोपियंस ने एक नया रास्ता खोजा था भारत आने के लिए। दरअसल जो प्राचीन रास्ता हुआ करता था भारत में आने के लिए, अलेक्जेंडर तो जमीनी रास्ते से आया था क्योंकि वो फौज लेके आया था, तो उसकी हम बात नहीं करते। मैं रोमन ट्रेडर्स की बात करता हूं कि रोमन ट्रेडर्स कैसे या किस रास्ते से भारत आया करते थे। ये लोग रोम से निकलते थे, मेडिटेरेनियन को पार करके रेड सी में आते थे, रेड सी से पर्शियन गल्फ होते हुए, माफ कीजिएगा, ये रेड सी से होते हुए अरेबियन सी की तरफ आते थे और अरेबियन सी से ये या तो गुजरात चले जाते थे या केरला चले जाते थे। तो ये एंशिएंट रूट हुआ करता था यूरोपियंस का भारत आने का। लेकिन 1498 में वास्को डी गामा ने एक नया रूट डिस्कवर किया भारत आने का। जो रूट पोर्चुगल से निकलता था, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट से चलता हुआ अफ्रीका के सदर्न टिप पे आता था और यहां से भारत में पहुंचते थे। अब सवाल ये उठता है कि जब एक आसान रास्ता था तो इतना लंबा रास्ता ढूंढ के वास्को डी गामा ने कौन सा बहुत अच्छा काम कर लिया? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 17th सेंचुरी में ये सारे इलाके, ये तो नहीं, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं, ये मिडिल ईस्ट के इलाके ऑटोमन टर्किश एम्पायर का हिस्सा हो गए थे। वो ऑटोमन टर्किश एम्पायर जिनसे यूरोपियंस की राइवलरी होती थी, इसीलिए ऑटोमन्स इजी अप्रोच नहीं देते थे अपने इलाके से यूरोपियंस को। अगर यूरोपियंस को इस इलाके से ट्रेड करना था तो उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते होंगे।
जिसकी वजह से यूरोपियंस चाहते थे कि एक रास्ते ऐसा ढूंढा जाए जहां पे हमें ऑटोमन टर्क्स का सामना न करना पड़े, और इसीलिए एक लंबा रास्ता ढूंढा गया। एक ऐसा लंबा रास्ता जो भले लंबा था लेकिन वहां पे पैसा बच जाता था, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते थे। तो एक नया रास्ता वास्को डी गामा ने ढूंढा और भारत में आ गए। अब पोर्चुगीज पावर और ब्रिटिश पावर सबका वास्को डी गामा में आने का मकसद क्या था, मैं इसी पॉइंट पे आपको समझा देता हूं। दरअसल बात ऐसी होती कि पोर्चुगीज पावर का ऑब्जेक्टिव ये था, शुरू में तो ऑब्जेक्टिव वही था कि भारत में मसाले बहुत अच्छे मिलते थे, तो इन मसालों को ले जाके यूरोप में बेचना चाहते थे वो। लेकिन जब वो भारत में आए तो उनको एक बात पता चली कि इंडिया की कोई सी भी पावर ऐसी नहीं है जिसके पास स्ट्रांग नेवी हो। इसीलिए पोर्चुगीज ने क्या करना शुरू किया, पोर्चुगीज पावर ने ये जो अरेबियन सी का इलाका है, इस अरेबियन सी के इलाके में अपना प्रेजेंस बढ़ा लिया। इस अरेबियन सी के इलाके में अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग कर लिया। अब इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, जो भी इंडियन जहाज यहां से ट्रैवल करके जाएगा उस इंडियन जहाज को ये घेर लेंगे और उस जहाज के मालिक से पैसा मांगेंगे। जहाज के मालिक ने पैसा दिया तो वो आगे बढ़ पाएगा, अगर जहाज के मालिक ने पैसा नहीं दिया तो वो उसको हाईजैक कर लेंगे और इंडियंस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे मुगल्स हो या विजयनगर एम्पायर हो, क्योंकि किसी के पास भी पोर्चुगीज पावर के मुकाबले में नेवी नहीं थी। विजयनगर एम्पायर भी बहुत स्ट्रांग था, वो पोर्चुगीज पावर को मसल सकता था, लेकिन जमीन पे। मुगल्स भी बहुत स्ट्रांग थे, वो भी पोर्चुगीज पावर को कुचल सकते थे, मगर जमीन पे। लेकिन पोर्चुगीज जानते थे कि अगर जमीन पे इन्होंने हमारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो हम इनके व्यापारिक जहाजों को अरेबियन सी में घेर लेंगे और उसके बाद इनको नुकसान करवाएंगे, फाइनेंशियल लॉस। और इसीलिए पोर्चुगीज पावर ने, आपने ध्यान दिया होगा कि कोचिन, गोवा, बॉम्बे, दमन और दीव, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बना लिए थे। और सीधा इनका कहना था इंडियन पावर से कि भाई जो भी ट्रेड होगा पहले आप हमको चुंगी दोगे, यानी कि टैक्स दोगे, उसके बाद आपके जहाज आगे बढ़ेंगे। जो आपके जहाज हमें टैक्स दिए बगैर आगे बढ़े तो फिर उनका समुद्र में क्या होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए पोर्चुगीज पावर की नेवल ताकत के सामने झुकते हुए मुगल्स को भी पोर्चुगीज को चुंगी देनी पड़ी थी। सूरत, जो कि हमारे भारत का शहर था, मुगलों के कंट्रोल वाला शहर था, वहां पे खुद हेडक्वार्टर था पोर्चुगीज पावर का, बट मुगल कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर पोर्चुगीज हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करके उनके गवर्नर्स को मार देते तो पोर्चुगीज जहाज रास्ते में मुगलों के व्यापार को पूरी तरह ठप कर देते, और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था उस समय दुनिया में, तो इंडिया के एक्सपोर्ट से मुगलों को बहुत इनकम होती थी, तो ये इनकम पूरी ठप पड़ जाती अगर पोर्चुगीज को टैक्स नहीं दिया जाता। इसीलिए मुगल्स को भी पोर्चुगीज पावर को टैक्स देना पड़ता था, और इसीलिए पोर्चुगीज पावर ने भारत के ऊपर कब्जे के बारे में कभी भी नहीं सोचा। पोर्चुगीज पावर का सिर्फ इतना कहना था कि तुमको जो करना है मेन लैंड में करो, बस तुम्हारा जो भी व्यापार होता है उसका टैक्स हमको देते रहा करो। और इसीलिए पोर्चुगीज पावर ने कभी फर्दर ब्रिटिशर्स के साथ या फ्रेंच के साथ में कोई बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी। लेकिन ये तो रही बात पोर्चुगीज की, बाकी पावर्स का क्या? डच पावर की अगर मैं बात करूं तो डच पावर का ज्यादातर जो इंटरेस्ट था वो साउथ ईस्ट एशिया में था, यानी कि दक्षिण पूर्व भारत के अंदर। फ्रेंच पावर और ब्रिटिश पावर, इन दोनों का इंटरेस्ट भारत के मेन लैंड के इलाकों में था, उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर था जिसको कि वो सस्ते में ले जाना चाहते थे। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर अगर पहले से ही पोर्चुगीज पावर इस इलाके में डोमिनेट करके बैठी है तो क्या उन्होंने ब्रिटिशर्स को नहीं रोका होगा या फ्रेंच को नहीं रोका होगा? बिल्कुल रोका था। पोर्चुगीज पावर ने ब्रिटिशर्स को भारत में सेटल होने से, फैलने से रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन 1612 में अंग्रेजों ने एक नेवल बैटल में, जिसे बैटल ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज पावर को डिफीट कर दिया था। तो इसीलिए यही वजह है कि मुगल्स ने ब्रिटिशर्स को बढ़ावा दिया, क्योंकि मुगल्स परेशान थे पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली उन्हीं के देश में बैठ के उन्हीं को आंख दिखाते थे, उन्हीं से टैक्स लेते थे, और क्योंकि मुगल्स कभी भी बड़ी नेवल पावर डेवलप नहीं कर पाए इसीलिए उसका फायदा पोर्चुगीज उठाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स अपनी नेवल पावर लेके आए
तो मुगलों को ऐसा लगा कि पुर्तगालियों से अगर हमें कोई छुटकारा दिला सकता है तो वो ये अंग्रेज है। और यही वजह है कि मुगलों ने अंग्रेजों को पूरे भारत में ट्रेडिंग सेंटर्स बनाने और पूरे भारत में ट्रेड करने के लिए परमिशन दी। क्यों? क्योंकि इन अंग्रेजों ने शुरुआत में मुगलों की मदद करी थी पुर्तगालियों से छुटकारा पाने में। तो फिर इसका नतीजा ये हुआ कि पुर्तगालियों का डोमिनेंस वेस्टर्न कोस्ट से कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि 1961 तक पुर्तगालियों के पास में गोवा था। 1961 में जब अंग्रेजों को जाए हुए कितना टाइम हो गया था? 13 और 10, 3 और 10, 13 और 1, 14 साल हो गए थे। लेकिन पुर्तगाली अभी भी गोवा में जम के बैठे हुए थे, दमन दीव में जम के बैठे हुए थे। तो भारत सरकार ने उनसे बोला कि महाराज आप भी जाइए, अब अंग्रेज भी चले गए। पुर्तगालियों ने बोला ये तो हमारे इलाके, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी सेनाओं को, हमारी आर्मी को वहां पर एक छोटा सा वॉर लड़ना पड़ा था। उसमें हमने पोर्चुगीज आर्मी को डिफीट किया था, जिसके बाद 1961 में पोर्चुगीज यहां से गए थे। तो पोर्चुगीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। पोर्चुगीज ने कहा कि ठीक है, ब्रिटिशर्स पावरफुल हो रहे हैं भारत में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी जो 2-3 सेंटर्स हैं वो सेंटर्स हम पकड़ के रखेंगे। तो पोर्चुगीज पावर बनी रही भारत में, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को कोई चैलेंज नहीं किया। ब्रिटिशर्स को सही मायनों में अगर किसी ने चैलेंज किया था भारत में तो फ्रेंच पावर ने किया था। लेकिन जरा ब्रिटिशर्स के ऊपर भी एक नजर मार ले कि सबसे पहली बार ब्रिटिशर्स तब अराइव हुए थे भारत में जब मुगल एम्परर जहांगीर का रूल था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे और इन्हीं कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ में मिलकर जहांगीर ने पुर्तगालियों के खिलाफ पहली मुहिम छेड़ी थी, जबकि पुर्तगालियों को एक नेवल बैटल में डिफीट भी किया था। लेकिन सही मायनों में मुगल और ब्रिटिश रिलेशंस की शुरुआत 1615 में होती है। 1615 में ये शुरुआत होती है। ये पहला विजिट जो हुआ था ये 1608 में हुआ था, लेकिन रिश्तों की असली शुरुआत 1615 में होती, जब सर थॉमस रो नाम का एक अंग्रेज इंग्लैंड के राजा जेम्स का रिप्रेजेंटेटिव बनके, उसका एम्बेसडर बनके भारत आता है और भारत में आके एम्परर जहांगीर से व्यापार की परमिशन मांगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्परर जहांगीर ये सोचते थे कि अंग्रेजों की मदद से वो पुर्तगाली पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने थॉमस रो को परमिशन भी दी। और फिर देखते ही देखते अंग्रेजों ने भारत के अंदर कई ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप करना शुरू कर दिए। तो इस तरह व्यापारियों की तरह अंग्रेजों का भारत में आना तो हो गया शुरू। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी फ्रेंच पावर के साथ में बड़ी राइवलरी होती। अब एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि बार बार ये सवाल लोग पूछते भी हैं, इस तरह की बात भी होती मैंने सुनी है कि अंग्रेज जो व्यापारियों के भेष में आए थे उन्होंने भारत को जीत लिया। पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई व्यापार करने के लिए आया है तो वो तो व्यापार करेगा ना, वो युद्ध क्यों करेगा, वो लड़ाइयां क्यों करेगा? और अगर करेगा भी तो उसके लिए उसके पास में फोर्सेस कहां से आएगी? क्योंकि वो तो व्यापारी है, वो अपनी आर्मी लेके तो आया नहीं है। तो जब अंग्रेज आर्मी लेके नहीं आए थे अपनी, या अपने साथ बहुत छोटी छोटी टुकड़ियां लेके आए थे जिसके सामने कोई मीडियम लेवल का इंडियन किंगडम भी हावी हो जाता, तो इन अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को कैसे कंट्रोल कर लिया? इसका आंसर यह है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की मदद से ही भारतीयों को कंट्रोल किया। दरअसल अंग्रेज जो भी व्यापार करते थे, उस व्यापार किए हुए माल को, उस गुड्स को सेफ रखने के लिए किले बनवाते थे और इन किलों की रक्षा के लिए सोल्जर्स को रिक्रूट करके अपॉइंट करते थे और इन सोल्जर्स को ये रिक्रूट करते थे भारत से ही। और भारत से सोल्जर्स को रिक्रूट करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देते थे, अच्छे वेपन्स देते थे और उन्हीं की मदद से ये अपनी टुकड़ियां भारत के अंदर ही तैयार करते जा रहे थे। अंग्रेज सैनिक तो इनके पास बहुत कम होते थे, बहुत कम नंबर्स में लेके आते थे ये ब्रिटिश सोल्जर्स को। एक्चुअली इन्होंने अपनी फौज भारत के लोगों को रिक्रूट कर करके ही बनाई। भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमेशा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत लगती थी। ऐसे में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आकर इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही थी, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही थी और रिक्रूट कर रही थी, तो उस समय वो किसी को भी बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा कि भाई हमारे इलाके के लोगों को रिक्रूटमेंट मिल रहा है। लेकिन ग्रेजुअली ऐसे करते करते भारत में कई बड़े बड़े किलेबंदियां अंग्रेजों ने कर ली और हर किलेबंदी में कई सौ सैनिक रिक्रूट कर लिए और देखते देखते उनके पास हजारों सोल्जर्स हो गए। तो वो व्यापारी जो बन के आए थे, व्यापार के नाम पे अपने गुड्स को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने ट्रूप्स रेज कर लिए
और यही वो ट्रूप्स थे जिनकी मदद से वो भारतीय राजाओं को आगे चल के डिफीट करते हैं और भारत के ऊपर मिलिटरीली और पॉलिटिकली रूल करना शुरू करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उनको फ्रांसीसियों ने बड़ा चैलेंज किया था। फ्रांसीसी अंग्रेजों के एकदम परछाई की तरह होते थे, जो अंग्रेज कर रहे थे एग्जैक्टली वही फ्रेंच पावर कर रही थी। और फ्रेंच और अंग्रेज क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, इसीलिए दोनों के बीच में भारत में कई लड़ाइयां हुई। इन लड़ाइयों को कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1746 से लेकर 1763 तक लड़ी जाती है। सबसे पहली कार्नेटिक वॉर जो 1746 से लेकर 1748 के बीच में होती है, जो अनडिसाइसिवली एंड हुई थी, इसकी वजह क्या थी, लड़ाई क्यों हुई थी? दरअसल यूरोप के अंदर एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। इसी ऑस्ट्रिया में अगला राजा कौन बनेगा, पिछले राजा की डेथ के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इस बात को लेकर दो राजकुमारों के बीच में संघर्ष हो गया, कंपटीशन हो गई। ब्रिटिश पावर ने जिस राजकुमार को सपोर्ट किया, फ्रेंच पावर ने उसके ओपोनेंट को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से दोनों अलग अलग खेमे में बट गए और यूरोप में भी लड़ाइयां हुई और साथ ही साथ इंडिया में जो फ्रेंच और ब्रिटिश सेटलमेंट्स थे वो भी इसी वजह से लड़ पड़े। लेकिन फ्रेंच पावर को थोड़ा एडवांटेज मिला इस लड़ाई में, पर लड़ाई अनडिसाइसिवली एंड होती है। फिर उसके बाद एक और बार ये भिड़ जाते 1748 से लेके 1754 के बीच में। अब इस बार लड़ाई की वजह इंडिया में ही थी। हैदराबाद के निजाम चिनकिलिच खान आसफ जहां की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद उनके दो बेटे लड़ लिए, उनके दो सक्सेसर्स लड़ लिए, एक नासिर जंग और एक मुजफ्फर जंग। और यहां पर भी ये डिवाइड हो गया कि ब्रिटिशर्स ने एक को सपोर्ट किया, फ्रेंच पावर ने दूसरे को सपोर्ट किया और दोनों चाहते थे कि उनका सपोर्ट किया हुआ कैंडिडेट हैदराबाद का रूलर बने और इसीलिए सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो गई। इसमें ब्रिटिश विक्ट्री होती है, फ्रांसीसियों की हार होती है और इससे पहले कि फ्रांसीसी इस हार से रिकवर कर पाते, एक और हार का सामना करना पड़ता है फ्रेंच पावर को और ये हार, ये एक और लड़ाई होती है और ये जो लड़ाई होती है इसको थर्ड कार्नेटिक की लड़ाई कहा जाता है, जो 1756 से लेकर 1763 के बीच में होती है और इसको 7 इयर्स वॉर भी कहा जाता है। अब आप जहां पे देख लो 7 साल तक ये लड़ाई चली थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह इंडिया में नहीं थी, इसकी वजह इंडिया से बाहर थी। दरअसल नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में भी ये यूरोपियन पावर्स अपने आप को फैलाने के लिए आपस में लड़ रही थी और वहीं पे होने वाली कुछ लड़ाइयाँ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। उस लड़ाई की जो गर्मी रहती है उसका असर यहाँ पे भी पड़ता है और यहाँ इंडिया में भी ये लड़ पड़ते हैं आपस में। इस बार पूरी तरह से ब्रिटिशर्स फ्रेंच पावर को डिफीट कर देते हैं और इसी के साथ में फ्रेंच पावर के पास में पौंडीचेरी नाम का एक पोजीशन बाकी रह जाता है भारत में। बाकी सारे फ्रेंच पोजीशंस ब्रिटिशर्स हथिया लेते हैं और फ्रेंच पावर को भारत से टाटा बाय बाय कर देते हैं और अब ब्रिटिशर्स के सामने कोई कंपटीशन नहीं बचा था भारत के अंदर फॉरेन पावर का। लेकिन बहुत सारी इंडियन पावर्स थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को चैलेंज किया और ब्रिटिशर्स ने बारी बारी से सबके साथ में लड़ाई करके सबको डिफीट किया और इसमें सबसे पहला नाम आता है बंगाल का। अंग्रेजों का भारत में जो एक्सपेंशन शुरू होता है वो एक्सपेंशन बंगाल से शुरू होता है। जरा अगर हम देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि नवाब सिराजुद्दौला वॉज द रूलर ऑफ बंगाल इन 1757। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, लेकिन वो उम्र में कम थे, 20-21 साल की उनकी उम्र थी और इसीलिए उनके कई सीनियर दरबारी ऐसे थे जो ये सोचते थे कि नवाब सिराजुद्दौला से बेहतर हम रूल कर सकते हैं और वो नवाब सिराजुद्दौला को थ्रोन से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने लग गए। सिमिलरली यहां पे अंग्रेज भी ये चाहते थे कि नवाब सिराजुद्दौला को हटा के बंगाल में कोई ऐसे रूलर को बिठा दिया जाए जो स्ट्रांग नहीं हो, जो हमारी पपेट बन के रूल करता रहे, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही फर्टाइल इलाका था और ब्रिटिशर्स जानते थे कि जितना रॉ मटेरियल बंगाल से मिल सकता है बाकी पूरे इंडिया में इतनी अच्छी फर्टाइल जगह कोई नहीं है और इसीलिए वो बंगाल के राजा या नवाब को अपने लिए अपना फेवरेबल बनाना चाहते थे, क्योंकि सिराज शुरू से ही ब्रिटिशर्स का एक क्रिटिक था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करता था।
इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी सिराज के अगेंस्ट होने वाली इस कॉन्स्पिरेसी में हाथ मिला लिया। जब सिराज को यह बात पता चली तो उसने ब्रिटिशर्स के एक सेटलमेंट के ऊपर हमला कर दिया जो आज के कलकत्ता के पास में। इस सेटलमेंट के अंदर शुरुआत में जीत तो मिल गई सिराजुद्दौला को, लेकिन यहां पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया जिसको ब्लैक होल इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ाई जीतने के बाद 146 अंग्रेजों को, जिसमें सैनिक भी थे, औरतें भी थी और बच्चे भी थे, इन सब को एक छोटे से कमरे के अंदर स्टफ कर दिया, ठूस दिया। 146 people in a small room just like your living room or your bedroom, और 146 लोग उसके अंदर ठूस दिए गए और उसको लॉक कर दिया गया रात भर के लिए। जब सुबह दरवाजा खोला गया अब क्या हुआ था कि नवाब ये ऑर्डर्स दिया नवाब ने, और नवाब चले गए, नवाब ने कुछ शराब पी ली और नवाब सो गए। अब अंदर बैठे कैदियों ने रहम की भीख मांगी बाहर खड़े गार्ड से कि हमको निकालो यहां से, सफोगेट हो रहे, रहते नहीं बन रहा है यहां पे। तो गार्ड्स ने बोला कि नवाब का ऑर्डर था आपको यहां पे बंद करने का, जब तक नवाब का ऑर्डर नहीं आएगा आपको यहां से रिलीज करने का, हम रिलीज नहीं करेंगे। कैदियों ने एक और गुहार करी कि जाओ और जाके नवाब से बोलो। तो जब कुछ गार्ड्स नवाब के पास गए और नवाब से उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो उनको वहां के गार्ड्स ने बताया कि नवाब अभी सो रहे हैं और हम उनको उठाएंगे नहीं, जब वो उठेंगे तभी आपका मैसेज हम उन तक पास करेंगे। यहां पे वो गार्ड्स वापस आ गए क्योंकि नवाब की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, वो सो रहे थे, उनके उठने पर ही कोई मैसेज या कमांड आनी थी, तो वो उठे सुबह। तो सुबह जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि उनको निकालो, लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोला और लोगों को निकाला गया तो 146 में से 123 सफोकेशन की वजह से मारे गए थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स था। इस तरह की चीज़ किसी के भी साथ हो कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ था यहाँ पे, और इस इंसिडेंस ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फेरोशियस बना दिया था। ये इंसिडेंट सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं है क्योंकि 146 लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, वो तो है ही सही, लेकिन एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंसिडेंट्स की वजह से अंग्रेज जो अब तक बहुत अग्रेसिव नहीं थे बंगाल को लेकर, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। उनको लड़ाई की एक बड़ी वजह मिल गई। जब किसी इंसान को लड़ाई की एक बड़ी वजह मिल जाती है और वो अपने मन में उस लड़ाई के लिए जस्टिफाइड हो जाता है तो वो लड़ाई पूरी ताकत से लड़ता है, और जब वो पूरी ताकत और जोश से लड़ाई लड़ता है ये सोचते हुए कि मैं एक सही कॉज के लिए लड़ाई कर रहा हूं, तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये गलती कर दी सिराजुद्दौला ने इस स्टेप को लेके, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एडमिरल वॉटसन के साथ में बहुत सारे ट्रूप्स लेके नॉर्थ में मार्च करते हैं। मार्च नहीं करते हैं, नेवल फ्लीट्स इनकी चलती है और ये नेवल फ्लीट्स बंगाल में पहुंचती है। अब सिराज को समझ में आ जाता है कि अंग्रेजों को मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए सिराज क्लाइव को पैसिफाई करने के लिए अलीनगर को छोड़ देता है और एक ट्रीटी करता है, इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा जाता है। लेकिन असल में दोनों ही पावर्स एक दूसरे को लेकर बहुत बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हुई थी, सिर्फ ऑन पेपर्स उन्होंने ट्रीटी करी थी। ब्रिटिशर्स अभी भी चाहते थे कि सिराज खत्म हो जाए और सिराज अभी भी चाहता था कि ब्रिटिशर्स यहां से चले जाए, इसलिए दोनों ने ही ट्रीटी को रिस्पेक्ट नहीं किया और अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ प्लासी 1757 के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज इस लड़ाई को लड़ते हैं ये जानते हुए कि सिराज के बहुत सारे कमांडर्स उनके साथ पहले ही मिल चुके थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है और कॉन्स्पायरर्स के साथ में अंग्रेजों ने हाथ मिला भी लिया था, और इसीलिए वो सारे कॉन्स्पायरर्स अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। सिराज ये लड़ाई हार जाते हैं और लड़ाई के इमीडिएटली बाद सिराज को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स एक पपेट रूलर बिठाते हैं जिसका नाम होता है मीर जाफर, जो कि चीफ कॉन्स्पायरर था सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। लेकिन बंगाल की मुसीबतें तो यहां से शुरू हुई थी। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को एक पपेट की तरह बिठा दिया गद्दी के ऊपर, लेकिन जल्दी मीर जाफर को यह बात समझ में आई कि मुझे तो सिर्फ यूज किया जा रहा है और मुझे रूलर बनाने की आड़ में बंगाल को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसीलिए मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और अपने दामाद मीर कासिम को अपनी जगह बिठा दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड
और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मदद मांगी। उन्होंने मदद के लिए हामी भी भरी। तीनों ने अपनी आर्मीज को कंबाइन किया और बक्सर के मैदान में, आज के बिहार के वेस्ट में बक्सर के मैदान में एक घमासान लड़ाई होती, जिसमें 10,000 की ब्रिटिश फौज 40,000 की शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की फौज को इजीली डिफीट कर देती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स के लड़ने का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता था, इनके पास वेपन्स बहुत अच्छे होते थे, इनके ट्रूप्स का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और इसीलिए 40,000 की फौज को भी उन्होंने आसानी से हरा दिया। और इस हार के बाद में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है। इस इलाहाबाद की ट्रीटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन होता है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, और वो परिवर्तन ये होता है कि मुगल्स से दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, पूरे बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ब्रिटिशर्स हासिल कर लेते हैं और बंगाल के नवाब के पास रह जाते हैं सिर्फ निजामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बंगाल के नवाब की। रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट किसका? ब्रिटिशर्स का। यानी ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा मक्खन अपने पास रख लिया और छाछ बंगाल के नवाब को दे दी, जिसके बदले में उन्होंने मुगल बादशाह को 25 लाख रुपए सालाना देने का वादा कर दिया। बंगाल बहुत फर्टाइल इलाका आज भी है, तब भी हुआ करता था और ये बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। आज तो जो बंगाल हम देखते हैं ये तो वेस्ट बंगाल को हम देखते हैं, लेकिन उस वक्त का बंगाल आज के वेस्ट बंगाल और आज के बांग्लादेश इन दोनों को मिलाकर बनता था। तो एक बहुत बड़ा इलाका और बहुत फर्टाइल इलाका हुआ करता था। पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक भारत के बड़े इलाके के ऊपर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डोमिनेंस सेटअप कर लिया था। 1772 में आके ब्रिटिशर्स ने ये जो बंगाल के नेम से एक नवाबी सिस्टम था, इस नवाबी सिस्टम को भी कंप्लीटली खत्म कर दिया और बंगाल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन भारत के ऊपर शुरू हुआ और उसका पहला शिकार बना बंगाल। लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे राज्य थे जीतने के लिए, और यहां पर दूसरी चुनौती अंग्रेजों को मिलती है, वो मिलती है मैसूर से। मैसूर जो कि आज तो कर्नाटक के दक्षिण में एक शहर के नाम से जाना जाता है, बट एक्चुअली उस समय मैसूर एक पूरा का पूरा इलाका हुआ करता था जो आज का कर्नाटक का रीजन है। लगभग ये पूरा कर्नाटक का रीजन, और इसमें कुछ तमिलनाडु के रीजन्स भी ऐड कर दिए जाएं तो ये बनता था मैसूर। ये मैसूर का किंगडम था जिसको ओरिजिनली रूल करते थे वाडियार डायनेस्टी के रूलर्स। लेकिन वाडियार डायनेस्टी के रूलर कृष्णराज काफी कमजोर हो चुके थे पॉलिटिकली और मिलिटरीली, इसीलिए उनके एक दलवाई यानी कि उनके एक कमांडर जिनका नाम हैदर अली था, उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और सारी पावर अपने हाथ में लेने के बाद में मैसूर का एक्सपेंशन शुरू किया और इसी एक्सपेंशन के प्रोसेस में ब्रिटिशर्स से उनका मुकाबला होता है। अब अगर हम ब्रिटिशर्स को यहाँ पे देखें तो मैं मैसूर को किसी और रंग में बना देता हूँ। मैसूर को मैं बना देता हूँ ब्लू कलर में। ये मैसूर का किंगडम है जो ब्लू कलर में मैंने मार्क कर दिया, और अब मैं बना देता हूं अंग्रेजों का किंगडम, यो रेड कलर में मार्क कर देता हूं। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बंगाल की बात कर रहे थे, आपने बिहार को भी मार्क कर दिया और झारखंड को भी मार्क कर दिया। तो जो पुराना बंगाल हुआ करता था उस पुराने बंगाल में बिहार का हिस्सा भी आता था और आज के झारखंड का हिस्सा भी आता था, कुछ हिस्सा उड़ीसा का भी उसके अंदर शामिल था। तो ये बंगाल बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था, कुछ हिस्से तो उसके आसाम तक भी निकल जाते थे। तो ये बंगाल कोई छोटा मोटा प्रोविंस नहीं था जो अंग्रेजों के हाथ में आया था, बहुत बड़ा प्रोविंस था। इन दोनों के बीच में एक पावर सिचुएटेड थी, वो पावर थी हैदराबाद। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है ये हैदराबाद का किंगडम था। ये हैदराबाद का किंगडम शुरू से ही ब्रिटिशर्स का बहुत ही ज्यादा फेवरेबल और फ्रेंडली किंगडम था, इसीलिए हैदराबाद ने कुछ इलाके अपने ब्रिटिशर्स को दे रखे थे और ये इलाके ब्रिटिशर्स को जो दे रखे थे इसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता था, उत्तरी सरकार, और ये इलाके बिल्कुल तमिलनाडु तक पहुंचते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को कुछ इलाके हैदराबाद के निजाम से मिल गए, कुछ इलाके उन्होंने खुद जीत लिए, लेकिन जब वो इस इलाके तक पहुंचे तो मैसूर के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ
और मैसूर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में 4 बड़ी लड़ाइयां होती है। पहली लड़ाई 1767 से लेकर 1769 के बीच में होती है, जो लड़ाई अनडिसाइसिव होती है। दूसरी लड़ाई 1780 से लेकर 1784 के बीच में होती है। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हैदर अली को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेजों से मुकाबला करके जीतना है तो हमको भी डिसिप्लिन्ड आर्मी, मॉडर्न वेपन्स डेवलप करने होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना होगा। और इसमें हैदर अली ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी, फ्रेंच पावर जो पहले ही कार्नेटिक की लड़ाइयों में हार कर जा चुकी थी। वापस उस फ्रेंच पावर को हैदर अली ने अपने किंगडम में बुलाया और अपने किंगडम में बुला के फ्रेंच पावर को एक छोटा सा इलाका भी दिया जिसको माहे बोलते थे, और इस माही नाम के इलाके में फ्रेंच पावर को सेटल किया ताकि फ्रेंच पावर की मदद से खुद को भी मॉडर्नाइज कर सके। इसी बात के ऊपर ब्रिटिशर्स को एतराज हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमने फ्रेंच पावर को पहले ही खदेड़ दिया है भारत से बाहर, तो कोई उन्हें क्यों बुला रहा है भारत के अंदर। हैदर अली ने कहा कि भाई मेरी मर्जी, मेरा किंगडम, मैं किसी को भी बुलाऊं। और इसी बात पर दोनों के बीच में तनातनी हो गई और यह तनातनी लड़ाई में बदल गई। इस लड़ाई में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को खूब मार मारी शुरू के 2 साल तक। लेकिन 1782 में हैदर अली को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए। अंग्रेजों ने लड़ाई का पासा पलट दिया और एंड में लड़ाई ऐसी खत्म हुई कि न इन्हें फायदा हुआ न उन्हें नुकसान हुआ। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म हो गया। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से लेके 1792 के बीच में चलता है। वजह क्या होती है? टीपू सुल्तान हमला कर देते हैं एक इलाके पे जिस इलाके को त्रावणकोर कहा जाता था, आज का केरला का इलाका। तो टीपू सुल्तान अपने टेरिटरीज का एक्सपेंशन करने की प्रोसेस पे त्रावणकोर के ऊपर हमला करते। अब त्रावणकोर भी अंग्रेजों का दोस्त हुआ करता था, तो अपने दोस्त की मदद करने के बहाने अंग्रेज एक बार फिर टीपू के ऊपर हमला कर देते और इस लड़ाई में अंग्रेज अपने साथ में हैदराबाद के निजाम को भी मिला लेते हैं और साथ ही साथ अंग्रेज इस लड़ाई के अंदर मराठों को भी मिला लेते हैं, जो कि अभी भी एक बहुत बड़ी पावर थी पानीपत की लड़ाई हारने के बाद भी, और बहुत दूर तक मराठों का टेरिटरी फैला हुआ था। तो इस तरह से मराठा पावर, ब्रिटिश पावर, हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर, ये सब मिलकर टीपू सुल्तान को डिफीट कर देते हैं और टीपू सुल्तान को डिफीट करके उनको टूथलेस टाइगर बना देते हैं। दरअसल टीपू सुल्तान को कहा जाता था द टाइगर ऑफ मैसूर, लेकिन अंग्रेज मजाक में कहा करते थे कि विद द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वी हैव मेड दिस टाइगर अ टूथलेस टाइगर। और टीपू वाकई में बहुत वीक हो गए थे इस लड़ाई के बाद। टीपू को अब न कोई मदद करने वाला था और उनकी आधा राज्य अब अंग्रेजों ने हड़प लिया था, जिसका कुछ हिस्सा हैदराबाद के निजाम को दे दिया, कुछ हिस्सा मराठों को दे दिया, कुछ हिस्से पे मराठे आगे बैठ गए, कुछ हिस्से पे हैदराबाद का निजाम ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है, कुछ हिस्सा खुद अंग्रेज कोस्टल इलाके ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं, फ्रेंच पावर को खदेड़ देते हैं। तो इस तरह एक्चुअली टीपू की रियासत बहुत छोटी रह गई थी, कमजोर पड़ गए थे। उन्होंने कई राजाओं से मदद मांगी लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, क्योंकि बात तो यह है कि अब तो टीपू कमजोर पड़ गए, टूथलेस टाइगर हो गए, तो अब फर्दर आगे लड़ाई का कोई स्कोप है क्या? नहीं बचा स्कोप लॉजिकली तो। लेकिन 1799 में फ्रांस में एक लीडर का राइज होता है जिन्हें पूरी दुनिया नेपोलियन के नाम से जानती है। और नेपोलियन एक जंगजू आदमी था, एक वॉरियर इंसान था, और टीपू उनसे मदद मांगते कि क्या आप हमारी मदद करोगे अंग्रेजों के खिलाफ, और नेपोलियन इसके लिए हामी भर देते हैं। अंग्रेज जानते थे कि अगर नेपोलियन और टीपू एक साथ मिल गए तो बड़ी आफत खड़ी कर सकते अंग्रेजों के लिए भारत में, और इसीलिए अंग्रेजों ने तय किया कि टीपू को अब जिंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर टीपू खत्म हो जाता है तो नेपोलियन को कोई बेस नहीं मिलेगा भारत के अंदर, और नेपोलियन भारत में हमारे को चैलेंज नहीं कर पाएगा, और इसलिए टीपू को अब जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। 1799 में अंग्रेज अनप्रोवोक्ड टीपू के ऊपर हमला करते हैं। श्रीरंगपट्टनम जो उनकी कैपिटल थी उसके ऊपर लड़ाई होती है। टीपू इस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं और इसी के साथ में मैसूर का किंगडम अंग्रेजों के पकड़ में आ जाता है। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे ऑक्यूपेशन नहीं करते,
अंग्रेज ये इलाका पुरानी वाडियार डायनेस्टी को हवाले कर देते, जिनसे कभी हैदर अली ने छीना था, वापस उसी डायनेस्टी के हवाले करके उस डायनेस्टी के साथ में अलायंस कर लेते हैं। इस तरह पूरे साउथ इंडिया के ऊपर भी अंग्रेज अपना डोमिनेंस सेटअप कर लेते हैं। अब अंग्रेजों के सामने एक बड़ी पावर बची हुई थी नॉर्दर्न इंडिया में, और वो थे मराठे। मराठे बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन पानीपत की लड़ाई ने मराठों को काफी कमजोर कर दिया था, और यहां पर भी बड़ी पॉलिटिक्स थी। दरअसल मराठों से अंग्रेजों की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि मराठों में एक लीडर थे जिनका नाम रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन बाकी मराठा कमांडर्स नहीं चाहते थे कि वो पेशवा बने, और इसीलिए रघुनाथ राव अंग्रेजों की मदद लेने के लिए चले जाते हैं। अंग्रेज उनको मदद करते हैं, और इसी के साथ में मराठों और अंग्रेजों के बीच में पहली बार लड़ाई शुरू हो जाती है 1775 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो 1775 से शुरू होता है और 1782 तक चलता है। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एक 1775 से लेके 1775 से लेके 1782 तक चलता है। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एक ऐसा फेज था जहां पे एक तरफ अंग्रेज मराठों से लड़ रहे थे, और वहीं अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ अंग्रेज लड़ाई कर रहे थे हैदर अली से, और दोनों ही जगह अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। तो अंग्रेज जल्दी समझ गए कि मराठों के साथ लड़ाई खत्म कर देने में ही भलाई है, और अंग्रेजों ने मराठों के साथ लड़ाई खत्म करी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठों की विक्ट्री होती है, मराठास विक्टोरियस इमर्ज करते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं, लेकिन अंग्रेज मराठों के साथ में इस दुश्मनी को भी वहीं खत्म कर देते हैं, दोस्ती अलायंस कर लेते हैं। बाद में इन्हीं मराठों का यूज करके टीपू सुल्तान को डिफीट किया जाता है। जब 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तब 1803 में मराठों के साथ अंग्रेजों की फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस बार भी वजह कुछ ऐसे ही थी। इस बार एक लीडर था जिसका नाम था बाजीराव सेकंड। ये वो बाजीराव नहीं जिनकी फिल्म आपने देखी थी मस्तानी के साथ में, वो तो बहुत ग्रेट पेशवा थे, उन्होंने तो मराठा एम्पायर को उत्तर भारत में फैला दिया था। ये बाजीराव सेकंड उन्हीं के एक डिसेंडेंट थे जो इतने केपेबल नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो पावरफुल बने, और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की मदद ली, जैसे रघुनाथ राव ने ली थी। अंग्रेजों ने फिर एक बार उनकी मदद करी, और एक बार फिर कई मराठा सरदारों की बाजीराव के साथ और अंग्रेजों के साथ में लड़ाई होती है, जिसको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में इंदौर के यशवंतराव होलकर को छोड़कर बाकी सारे मराठा सरदारों की अंग्रेजों के सामने हार होती है, और यहीं से अंग्रेजों का डोमिनेंस मराठा टेरिटरी में बढ़ना शुरू होता है। सन 1818 में आखिरी बार मराठों की और अंग्रेजों की लड़ाई होती है, जो डिसाइसिव लड़ाई होती है। दरअसल मराठों की फौज में एक तरह के सैनिक हुआ करते थे जिन्हें पिंडारी कहा जाता था। ये पिंडारी सैनिक लूटपाट बहुत किया करते थे, और इनमें से कुछ पिंडारियों ने अंग्रेजों के कुछ दलों को भी लूट लिया था। तो अंग्रेजों ने इन पिंडारियों को एबॉलिश करने के लिए एक बड़ा मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, और यही बड़ा मिलिट्री एक्सपीडिशन जो पिंडारियों के अगेंस्ट किया गया था। अपने पिंडारियों को बचाने के लिए मराठे भी आते हैं मैदान में, लेकिन एक साल के अंदर अंदर अंग्रेज पूरी तरह से इनको डिफीट कर देते हैं, और मराठास को अब अंग्रेजों के साथ में अलायंस करना पड़ता है। मराठास की कंप्लीट अकॉम्प्लिश्ड डिफीट होती है, और मराठास को अंग्रेजों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन करना होता है। ये सब्सिडियरी अलायंस क्या होता था? सब्सिडियरी अलायंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती थी जो ब्रिटिशर्स किया करते थे। सब्सिडियरी अलायंस में सबसे पहली चीज थी कि द सब्सिडियरी अलायंस इन इंडिया वॉज प्लान्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, जो आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको प्लान किया था। दूसरा, अब मैं आपको यूं ही समझा देता हूं पॉइंट्स को रीड किए बगैर। दरअसल सब्सिडियरी अलायंस में आप समझ लो कि आप ब्रिटिशर्स हो और मैं हूं इंडियन पावर, और मैंने आपके साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। अब क्या करना होगा? अब इसका मतलब यह कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे और एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए दोस्ती के अंदर। लेकिन अंग्रेजों की दोस्ती बिना मतलब के नहीं होती थी। यहां पे अंग्रेजों ने यह कहा, मुझे, आप अंग्रेज हो, मैं इंडियन पावर हूं,
तो आपने मुझे ये कहा कि अब आप जो है बड़ी फौज नहीं रखोगे। तो मैंने बोला कि यार मैं बड़ी फौज नहीं रखूंगा तो मुझ पे किसी ने हमला कर दिया तो आपने कहा कि अगर मेरे पे किसी ने हमला किया तो आप लोग मेरी मदद के लिए आओगे। आपके रहते मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी आर्मी बहुत छोटी कर लूं। ठीक है साहब, छोटी कर ली मैंने आर्मी। इसके बाद एक और पॉइंट कहा गया, वो पॉइंट ये कहा गया कि मेरे कैपिटल में, मेरे राजधानी में आपका एक ऑफिसर बैठेगा हमेशा, ये देखने के लिए कि कहीं मैं आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है साहब, मैंने बोला आपका ऑफिसर भेज दीजिए मेरे इलाके में कि मैं कहीं आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा हूं। वो ऑफिसर और उसके स्टाफ की सैलरी आप नहीं मैं दूंगा, मतलब इंडियन पावर देगी। साथ ही साथ मेरे इलाके में आप एक छावनी भी बनाओगे, एक मिलिट्री कैंटोनमेंट भी बनाओगे, जहां पे ट्रूप्स हमेशा पोजीशनड रहेंगे, जो मुझ पर अगर कोई खतरा आता है तो मेरी मदद करेंगे, और अगर मैं कोई मिलिट्री एक्शन लेता हूं आपके अगेंस्ट तो उसको रोकेंगे। और उस पूरी फौजी टुकड़ी का सैलरीज का खर्चा भी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, यानी कि इंडियन पावर उठाएगी। इसके बदले में मैं आपको लगान भी दूंगा, जो आपने आमिर खान साहब की मूवी में भी देखा होगा कि लगान किस तरह से लिया जाता था राजा महाराजाओं से। तो वो लगान भी मैं आपको दूंगा, आपके एक कैंटोनमेंट को मैं अपने पैसे पे मेंटेन भी करूंगा, आपके एक रेजिडेंट ऑफिसर और उसके स्टाफ को भी मैं मेंटेन करूंगा, और हम दोस्त हैं। और आप मेरी मदद करोगे मुसीबत के वक्त, मैं आपकी मदद करूंगा मुसीबत के वक्त, और इसके बदले में आप मुझे अपने इलाके में रूल करने दोगे। इसके बदले में मैं अपने राजा महाराजा के टाइटल को अपने इलाके में बरकरार रखूंगा, और साथ ही साथ मेरे इलाके के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा। तो ये मेरे को प्रिविलेजेस थे कि मेरा टाइटल बना हुआ रहेगा, मैं अपने इलाके का राजा महाराजा नवाब जो भी हूं बना रहूंगा, और अपने इलाके में अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता हूं। और इसके बदले में मुझे आपको लगान भी देना है, आपकी छावनी भी मेंटेन करनी, आपके रेजिडेंट ऑफिसर को भी मेंटेन करना, उसके स्टाफ को भी मेंटेन करना है, और मैं बड़ी फौज नहीं रख सकता। मैं किसी दूसरे भारतीय राज्य के ऊपर हमला नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे भारतीय राज्य के साथ में अलायंस नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। तो ये सब्सिडियरी अलायंस एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें अंग्रेजों ने ये इंश्योर किया कि कुछ राजा महाराजा जो हमारे लिए फेवरेबल हैं, जिनके इलाके से बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, उनको उनके इलाके को रूल करने दो। बस जो लगान वो जो कर वो वसूलते अपने लोगों से, उसका एक हिस्सा लगान के रूप में उनसे लेते रहो, और उनके ऊपर निगरानी रखो कि कहीं वो हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन तो नहीं ले रहे। और इस तरह की जो अलायंस होता था, ब्रिटिशर्स ने जो इस तरह का अलायंस किया था, इसको सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। सबसे पहला इंडियन किंगडम सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाला हैदराबाद का किंगडम बना था, जिसको हैदराबाद के निजाम वाला या निजाम का किंगडम कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे किंगडम आफ्टर किंगडम ब्रिटिशर्स से हारते जा रहे थे, कुछ को तो ब्रिटिशर्स खत्म कर देते थे, जिनको ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, उनको तो ब्रिटिशर्स खत्म कर देते थे। जिनको देखकर ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, उनको ब्रिटिशर्स सब्सिडियरी अलायंस साइन करके अपने इलाके में रूल करने देते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस। अब बाय दिस टाइम सिचुएशन ये हो गई है कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को भी डोमिनेट कर लिया है। दिस बंगाल इज ऑल्सो डोमिनेटेड। उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा बंगाल के अंदर था। नॉर्दर्न सिरकार के इलाके में भी ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस हो गया है। चेन्नई, आज का जो मद्रास आज का जो चेन्नई का और उसके आसपास का इलाका है, वहां तक भी ब्रिटिशर्स डोमिनेट कर गए हैं। साथ ही साथ मैं डॉट लगा के वो एरियाज बना रहा हूं जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली रूल किए हुए एरिया तो नहीं थे, लेकिन वहां के प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो गए थे, जैसे कि त्रावणकोर। त्रावणकोर ब्रिटिशर्स का लॉयल हो गया था। मैसूर का किंगडम ब्रिटिशर्स का लॉयल हो चुका था पूरी तरह से। हैदराबाद का निज़ाम, ये भी ब्रिटिशर्स के लिए पूरे लॉयल हो चुके थे। सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाले तो यही थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, यही थे सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाले। तो अगर आप ध्यान दो, ये इलाका भी पूरी तरह ब्रिटिशर्स के फेवरेबल हो गया था। पूरा ईस्टर्न इंडिया से लेके सदर्न इंडिया तक का इलाका या तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया है, या वहां के रूलर्स को अपने साथ में मिला लिया है।
एंग्लो मराठा वॉर जीतने के बाद जो आज के महाराष्ट्र के इलाके हैं ये भी ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से फेवरेबल हो गए थे। गुजरात के वडोदरा और उसके आसपास के इलाके, आज के वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इंदौर नाम का राज्य, ये भी ब्रिटिशर्स के लिए पूरा फेवरेबल हो गया था। ग्वालियर का जो राज्य था वो भी ब्रिटिशर्स से पूरी तरह फेवरेबल हो गया था। भोपाल की एक छोटी सी रियासत होती थी वो भी ब्रिटिशर्स से पूरी तरह फेवरेबल हो गई थी। इस इलाके को तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये महाराष्ट्र के जो ईस्टर्न इलाके और मध्य प्रदेश के जो ईस्टर्न इलाके हैं, इन इलाकों को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश की जो कुछ छोटी मोटी राज्य थे, रीवा जैसे राज्य, पन्ना जैसे राज्य, ये भी ब्रिटिशर्स के साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे। नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के कुछ राज्य भी थे जो ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके थे, क्योंकि कई बड़ी बड़ी पावर्स का फॉल हो गया था, तो ब्रिटिशर्स के साथ तब लोग सब्सिडियरी अलायंस साइन करते ही जा रहे थे। तमिलनाडु का इलाका भी ओवरऑल आगे चल के ब्रिटिशर्स ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। और मराठों की हार के साथ ही जो राजपूताना के इलाके हैं उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ में सब्सिडियरी अलायंसेस साइन कर लिए थे। तो राजपूताना भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लेता है। मुगल्स ब्रिटिशर्स के पेंशनर बन चुके होते हैं, तो ये इलाका मुगल्स ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिए थे। लगभग ये सारे इलाके ब्रिटिशर्स ने अपने डायरेक्टली कंट्रोल में ले लिए थे। हरियाणा का इलाका भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन उसके नॉर्थ के जो इलाके थे वो अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थे। ये जो इलाका है, ये इलाका उस समय अवध का इलाका था, और ये अवध का इलाका भी उस समय ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में तो नहीं था, लेकिन यहाँ के रूलर भी ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट बन के सब्सिडियरी अलायंस साइन करके ही रूल कर रहे थे। तो अब अगर आप गौर करो कि मराठों को हराने के बाद 1818 में सतलज नदी के साउथ में जितना भी भारत है वो सारा भारत ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट कर लिया। सतलज रिवर जो पंजाब में बहती है उसके साउथ में जितना भी इंडिया है पूरा डोमिनेट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और वो इंडिया की एक बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं। गुजरात के काफी हिस्से ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिए थे। और फिर आखिरी बड़ी लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स की, और वो लड़ाई होती है एंग्लो सिख वॉर्स। अब ये जो इलाका है, ये इलाका जिसमें कश्मीर का इलाका, हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न इलाका, आज के भारतीय हिस्से का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान के उस समय के भारत के, ये सारे इलाके में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर रूल कर रहा था, महाराजा रणजीत सिंह का सिख एम्पायर। लेकिन जैसे ही 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है वैसे ही ये कमजोर पड़ जाते हैं, और ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठा के पंजाब में भी घुसपैठ कर लेते हैं। पंजाब में दो लड़ाइयां होती, दो एंग्लो सिख वॉर्स होते हैं, दोनों ही सिख पावर्स हार जाती है, और 1848 में सिख पावर के हारने के साथ ही पंजाब को अंग्रेज एनेक्स कर लेते हैं। उस पंजाब का एक रूलर था जो छोटी उम्र का बेटा था महाराजा रणजीत सिंह का, जिनका नाम दिलीप सिंह था। इन दिलीप सिंह को इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया जाता है। कोहिनूर हीरा भी इनके पास में था जो इन्हीं के साथ इंग्लैंड में डिपोर्ट कर दिया जाता है, और इसी के साथ में आज का पंजाब पूरी तरह एनेक्स कर लेते हैं अंग्रेज। आज के पाकिस्तान का पंजाब जो उस समय भारत का ही हिस्सा था उसको भी अंग्रेज पूरी तरह से एनेक्स कर चुके थे, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के इलाके भी ब्रिटिश एनेक्स कर चुके थे। जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो कश्मीर अंग्रेजों ने एक डोगरा राजपूत रूलर, दरअसल महाराजा रणजीत सिंह के एक डोगरा राजपूत कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम गुलाब सिंह हुआ करता था। इन्हीं गुलाब सिंह को लगभग 75 लाख रुपए इनसे लिए अंग्रेजों ने, और इनको उसके बदले में कश्मीर दे दिया था, जो ओरिजिनली गुलाब सिंह के एंसेस्टर्स ने ही जीता था। किसी जमाने में गुलाब सिंह के एंसेस्टर्स ने और उनके कमांडर जिनका नाम जोरावर सिंह था, उन्होंने ही कश्मीर का इलाका जीत के सिख एम्पायर में मिलाया था। इसलिए अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए लेके उनको वो इलाका दे दिया। तो ये जो कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, ये इलाके अंग्रेजों ने डायरेक्टली रूल नहीं किया। यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स थे। उत्तराखंड के इलाके को तो अंग्रेजों ने डायरेक्टली रूल किया था।
हिमाचल के भी कुछ इलाके को अंग्रेजों ने डायरेक्टली रूल किया था, लेकिन कश्मीर और हिमाचल के बाकी इलाकों पे अंग्रेजों ने डायरेक्टली रूल नहीं किया, बट इसके साथ भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया और सब्सिडियरी अलायंस साइन करके इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखा और इस तरह से ये बन गया एक प्रिंसली स्टेट। तो जितने इलाके में आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं अभी इस मैप में, वो सब इनिशियली प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि ऐसे इलाके भारत के जहां पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन करके। और जिन इलाकों में आपको स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही, स्ट्रेट तो नहीं है वो लाइंस, लेकिन जो इलाके में आपको लाइंस दिखाई दे रही है वो इलाके अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे। हालांकि आगे आने वाले नक्शों में आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइंस का दायरा बढ़ जाएगा और ये डॉट्स वाले दायरे छोटे हो जाएंगे। तो मैं आपको किसी और मैप में एक बार और इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में दिखाऊंगा। लेकिन इस तरह से अंग्रेजों ने ग्रेजुअली पूरे इंडिया को डोमिनेट कर लिया था। इन इलाकों में भी अंग्रेजों ने अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखा था, डायरेक्टली इन इलाकों को रूल नहीं किया था। ये इलाके भी ट्राइबल्स के द्वारा रूल किए जाने वाले इलाके थे। तो वो अंग्रेज जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, भारत में ही अपने भारत के लोगों को रिक्रूट करके अपनी फौज बनाते हैं और फिर उसी फौज की मदद से भारतीय राजाओं को डिफीट करते हैं और उनको डिफीट करके भारत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और एंग्लो सिख वॉर के बाद में ब्रिटिशर्स अब जब पूरे भारत पे कब्जा कर चुके हैं, तो पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद अब भारत से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। अंग्रेजों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना नहीं था, ना अपनी गोरी नस्ल को फैलाना था। अंग्रेजों का एक ही ऑब्जेक्टिव था भारत में, यहां से पैसा लेना, और इसीलिए उन्होंने कुछ रेवेन्यू सिस्टम्स प्रोपोगेट किए भारत के अंदर। जरा देखिए कौन कौन से रेवेन्यू सिस्टम्स वो थे। पहला था परमानेंट। देखिए सबसे पहले तो इजारेदारी सिस्टम हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी राइट्स हासिल किए थे, टैक्स कलेक्शन के राइट्स हासिल किए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि जितनी भी जमीन थी बंगाल के अंदर, उस जमीन पे जितने भी जमींदार थे सबको उनकी जमींदारी से बेदखल कर दिया कि भाई कोई जमींदार नहीं है, अब हम मालिक है जमीन के। अब ये जो जमीन है इसका हर साल ऑक्शन होगा, यानी कि इसकी बोली लगेगी, नीलामी होगी। जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको जमीन दी जाएगी। और बोली किस बात की लगाएंगे कि मुझे टैक्स कितना देगा। मतलब मैं मान लो ब्रिटिशर्स हूं, आप जमींदार हो, मैंने आपकी जमीनें जब्त कर ली और मैंने बोला कि अब ये जमीन अगर आपको चाहिए तो मुझे बताओ कि इस जमीन को 1 साल रख के अपने पास मुझे कितना इससे निकाल के दोगे रेवेन्यू। तो आपने बोला कि सर मैं आपको 25,000 रुपये रेवेन्यू दे दूंगा 1 साल में। किसी ने बोला मैं 1 लाख दे दूंगा, किसी ने बोला मैं 5 लाख दे दूंगा। तो एज ए ब्रिटिशर मैं वो जमीन किसको दूंगा? उसे जिसने 5 लाख का वादा किया है। तो ये जमीन शुरू में इजारेदारी सिस्टम चलाते थे ब्रिटिशर्स, जिसमें कि जमीन का कोई परमानेंट ओनर नहीं होता था। किसी को भी जमीन मिल सकती थी जो ज्यादा वादा करेगा टैक्स देने का, रेवेन्यू देने का। लेकिन इस तरह के सिस्टम से जमींदारों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जमींदारों को नाराज किया जाए, और वो चाहते थे कि भारत का जो एलीट वर्ग है उनको अपने साथ रखकर रूल किया जाए भारत को, इनको नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोग कॉमन लोगों के लीडर्स हैं और अगर ये भड़क गए हमारे खिलाफ तो ये कॉमन लोगों को इकट्ठा करके कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं हमारे खिलाफ। इसीलिए जमींदारों को खुश करने के लिए अंग्रेज एक सिस्टम लेके आए जिसको कहते थे परमानेंट सेटलमेंट, जिसको बंगाल के अंदर लागू किया गया था, जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब कोई नीलामी नहीं होगी जमीन की, जो जमींदार है वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंगाल के जमींदार रहेंगे। और ये उनके ऊपर है कि वो किसानों से कितना टैक्स ले, बस इस बात का ध्यान रहे कि जितना भी टैक्स किसानों से लिया जाए उसका 90% शेयर ब्रिटिशर्स को दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जमींदार किसानों से ज्यादा ही टैक्स वसूल करेगा, ताकि 90% काटने के बाद उसके पास भी कुछ बचे। इस सिस्टम का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ तो एक और सिस्टम आता है, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये सिस्टम मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस के अंदर लागू किया गया था। इस सिस्टम के अंदर जमींदारों को हटा दिया गया था। इस सिस्टम में टैक्स डायरेक्टली किसानों से कलेक्ट किया जाता था, लेकिन टैक्स की रेट्स को 30 साल तक फिक्स कर दिया था, और टैक्स की रेट्स भी बहुत हाई होती थी, 40% से लेकर 60% के बीच में। तो ये भी सिस्टम कोई अच्छा सिस्टम नहीं था और जमींदार नाराज हो गए थे, इसलिए जमींदारों ने रेबेलियंस भी करना शुरू कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ।
तो एक और तीसरा सिस्टम अंग्रेज लागू करते हैं जिसको महलवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। इसको यूपी, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, आजकल उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीपी, जिसको उस समय सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और पंजाब के अंदर लागू किया था, जिसमें कि टैक्स किसी किसान के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव के ऊपर इंपोज किया जाता था। और गांव का जो जमींदार जागीरदार होता था उसके यहां पे आके कलेक्शन किया जाता था। यानी कि अब हम ये माने कि हम एक गांव है, मैं हूं जमींदार, आप हो किसान, तो टैक्स हमारे गांव के ऊपर लगा। और सपोज हमारे गांव के ऊपर टैक्स आया 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए में हमको अंग्रेजों को देना है। अब ये 5 लाख रुपए आप कैसे दोगे ये आप जानो, क्योंकि हो सकता है किसी किसान की खेती अच्छी नहीं हुई हो, किसी की बहुत अच्छी हुई हो। तो इस बार जिसकी खेती अच्छी नहीं हुई वो थोड़े कम भी दे सकता है, इस बार किसी की खेती ज्यादा अच्छी हुई तो वो इस बार ज्यादा दे देगा, अगली बार उसकी खेती जब कम होगी, कमजोर होगी, तो किसी और किसान की खेती ज्यादा अच्छी होगी तो वो ज्यादा दे देगा। तो खेती सबकी हमेशा बुरी नहीं चलती, खेती सबकी हमेशा अच्छी नहीं चलती। तो जिसकी जब खेती बुरी है तो वो कम टैक्स देगा, जिसकी खेती ज्यादा अच्छी है तो वो ज्यादा टैक्स देगा। तो इस तरह से इंडिविजुअल किसानों के ऊपर बोझ नहीं आता था, क्योंकि टैक्स एक गांव के ऊपर इंपोज किया जाता था और आप सब लोग अपना अपना अपने तरीके से पैसे इकट्ठा करके मुझे ला देते थे और मैं वो पैसे अंग्रेजों को दे देता था। तो ये सिस्टम सबसे बेटर सिस्टम था, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल किसान के ऊपर भी लोड नहीं आता था, जमींदार को भी जो टैक्स देना होता था वो मिल जाता था किसानों से, और अंग्रेजों को जो चाहिए था वो भी उनको मिल जाता था। तो इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से अंग्रेज अलग अलग तरह के रेवेन्यू सिस्टम्स को भारत में लागू कर रहे थे, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अपन ने देखे। लेकिन इसके साथ ही अंग्रेज बहुत सारे लेजिस्लेशंस भी लेके आ रहे थे, और ये लेजिस्लेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप नोट कर लेना या ध्यान रख लेना, एग्जाम्स में वो पूछ लिए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ही कहा जाता है। दरअसल जैसे कि इसमें लिखा है कि इट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली इन बंगाल। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी, एक अंग्रेज सरकारी ट्रेडिंग कंपनी थी और ये अपने तरीके से ट्रेड कर रही थी और काफी करप्शन भी हो रहा था। तो इसी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1773 में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने थे। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। बहुत सारे प्रोविजंस थे इस एक्ट के, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोविजन था कि द एक्ट परमिटेड कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया बट सॉट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज, कि भाई कंपनी ने जितनी भी जमीन हथियाई है भारत में वो रखेगी, लेकिन उसकी एक्टिविटीज रेगुलेटेड होगी। एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया इस एक्ट के थ्रू, और वो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठेगा, जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश हुआ था पहली बार भारत के अंदर, जो कलकत्ता में हुआ था। सर एलिजा एम्पे उसके पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। फिर इस एक्ट के बाद 1784 में एक और लेजिस्लेशन आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। पिट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पे हुआ था। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, also called as East India Company Act, was passed by British Parliament to correct the defects of Regulating Act. Regulating Act में कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ कमियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए इसको पास किया गया था। This act resulted in dual control of the British possessions in India by the British government and the company, with the final authority resting in the government. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चेंज होता है। पिछले एक्ट में ये कहा गया था कि कंपनी अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करे, करप्शन ना करे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी बाज नहीं आई और करप्शन करती रही। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई, अब तुम अकेले भारत में जीते हुए इलाके गवर्न नहीं करोगे, अब अंग्रेज सरकार भी तुम्हारे कंपनी के काम में दखल देगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मैटर जितने भी होंगे इस देश के अंदर,
उन सब पॉलिटिकल मैटर की निगरानी या उनकी पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किससे लड़ाई करनी है, किससे दोस्ती करनी है, किस कंट्री, किस किंगडम के अगेंस्ट क्या पॉलिसी बनानी, किसके फेवर में पॉलिसी बनानी, ये सारे पॉलिटिकल मैटर्स अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल तय करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तय नहीं करेगी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी तय किया करती थी। लेकिन जो कमर्शियल अफेयर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन है, एग्जीक्यूशन है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दो बॉडीज बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा और पॉलिटिकल मैटर्स देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा और कमर्शियल मैटर्स को देखेगा। लेकिन एक्ट लगातार आए जा रहे थे। इसी एक्ट के अंदर और भी चीजें हैं। दिस एक्ट मैंडेटेड दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन विद इन 2 months ऑफ देयर ज्वाइनिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। कोई भी अंग्रेज अधिकारी जिसकी इंडिया में पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग से 2 महीने के अंदर अंदर उसकी कितनी प्रॉपर्टी है ब्रिटेन में और इंडिया में, वो सब उसको क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा। क्योंकि कई ऑफिसर्स इंडिया में आते थे, भारतीयों से खूब रिश्वत लेते थे, खूब ब्राइब लेते थे और बहुत सारे फॉर्चून्स बना लेते थे, भारत में बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लेते थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज अधिकारी करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जब वो भारत में आया था तब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और जब जा रहा है तब कितनी प्रॉपर्टी है। और अगर बेहिसाब प्रॉपर्टी बढ़ी, मतलब उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, करप्शन के चार्जेस लगेंगे। तो करप्शन को कम करने के लिए ये फैक्टर ऐड किया हुआ था। The presidencies of Madras and Bombay became subordinate to Bengal. ब्रिटिशर्स के इंडिया में 3 बड़े सेंटर्स हुआ करते थे। एक मैड्रास जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, एक बॉम्बे जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, और एक कैलकाटा जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस एक्ट में यह कहा गया कि मैड्रास और बॉम्बे अब उनकी अथॉरिटी भी कैलकाटा के पास में है, यानी कि बॉम्बे और मैड्रास भी अपने इलाके में बिना कैलकाटा के गवर्नर जनरल से पूछे हुए कोई काम नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द सुप्रीम अथॉरिटी नाउ। मैड्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। द एक्ट एस्टैब्लिश ब्रिटिश क्राउन्स अथॉरिटी इन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज, जिससे कि हमने बात करी। तो ये एक एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर एक और इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब ये एक्ट क्या बदलाव लेके आता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। मतलब वो ये कहता है चार्टर कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो पोजीशंस होल्ड करके रखी हुई है, उनके जो राइट्स हैं वो बने रहेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, द एक्ट असर्टेड क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। लेकिन जितने भी इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में है, उसके ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। तीसरा, द ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड फॉर द ट्रेड इन टी ओपियम विद चाइना। अब तक के हमने पिछले एक्ट में देखा कि कमर्शियल एक्टिविटीज में ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी छूट थी, आजादी थी कि अपने तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज को वो प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है इस एक्ट के अंदर कि अब चाइना के साथ में जो अफीम और चाय का व्यापार होता था, भारत में अफीम उगाई जाती थी, चाइना में बेची जाती थी, चाइना में चाय उगती थी और बाकी दुनिया में बेची जाती थी। ये ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहेगी। बाकी जितने भी दूसरे तरीके के ट्रेड हैं वो अब ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे। उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट को छीन लिया था। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कमजोर कर दी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सिर्फ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जैसा भी उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। Another important feature of this act was to grant permission to missionaries. इसी एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आके भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने की सपोर्ट मिला था, एक प्रोटेक्शन मिला था सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है, उस एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के रिवाइवल को लेकर
कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स भी पास हुए थे कि प्राचीन भारत का जो साहित्य है, वेद है, उपनिषद है, अर्थशास्त्र है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ऐसे नॉलेजेबल लिटरेचर्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, उनको समझना है उसके अंदर क्या लिखा है, उसके लिए एक टीम बनानी है, उस टीम को सस्टेन करने के लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स देने होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी देगी ये सारे ग्रांट्स। ये सारा कुछ बनाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आता है जो ये कहता है कि अगले 20 साल तक फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जीक्यूशन करती रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करती रहेगी। लेकिन इस एक्ट में कंपनी का चाइना के साथ जो ट्रेड बचा खुचा था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। इस एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्रिटिशर्स अब इंग्लैंड से फ्रीली इंडिया में आके सेटल हो सकते थे। और एज पर दिस एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड एज टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भाई अब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था। वो भले ही मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स के ऊपर होता था, लेकिन अभी भी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था। लेकिन इस एक्ट ने ये कहा कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ एंटायर इंडिया। पूरे भारत में अब उसका हुक्म चलेगा। सिर्फ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं, बल्कि पूरे भारत का अब वो गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्योंकि 1833 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने सतलज के नॉर्थ के इंडिया की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया था। ये सतलज नदी तक के इंडिया को जीत लिया ही था, आपने देखा ही वो पिछले स्लाइड्स में। और इसीलिए अब बंगाल, मद्रास या बॉम्बे तक की बात नहीं रह गई थी, अब उत्तर भारत भी उसके अंदर शामिल हो गया था। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसी एक्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने लायक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको बताया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। ना उनके पास कमर्शियल राइट्स थे ना पॉलिटिकल राइट्स थे। जो ऑर्डर्स आएंगे उसको फॉलो करना था उनको बस। The act provided for mitigation of slavery existing in India that time। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया में इंसान खरीदे और बेचे जाते थे। इंसान दास बना लिए जाते थे, गुलाम या स्लेव बना लिए जाते थे और उनको बेचा जाता था। लेकिन इसको इनह्यूमन एक्ट मानते हुए ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और उस पाबंदी लगाने का सबसे पहला प्रोविजन इस एक्ट में ही आया था। हालांकि वो एक्ट जो स्लेवरी को कंप्लीटली भारत में अबॉलिश करता है वो 1843 में आया था, लेकिन उस एक्ट को लागू करने के प्रोविजंस यहां पे 1833 के चार्टर एक्ट में आ गए थे। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगले 20 साल बाद फिर एक चार्टर एक्ट आता है। This empowered British East India Company to retain the territories and revenues in India in trust for British Crown and not mention its time। मतलब इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि कंपनी अपना काम करती रहेगी, लेकिन कब तक इसके बारे में नहीं बताया कि अगले 20 साल करेगी या 10 साल करेगी या 2 साल करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बस करती रहेगी अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। It established Indian Legislative Council and it adopted the procedure of British Parliament। भाई जिस तरह से आज आप देखते हो ना जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, असेंबली होती है एक, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। पहली बार भारत के अंदर इस तरह के लेजिस्लेटिव सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स ने इस 1853 के एक्ट के थ्रू ही किया था। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी ओपन इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। इसी के साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे इससे पहले गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, वो खत्म हो गए। हालांकि सिविल सर्विसेज में इंडियंस के लिए अब ओपन हो गया था, कंपटीशन की एक राह खुल गई थी, लेकिन अभी भी इंडियंस के लिए आसान नहीं होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, कंपटीशन बहुत हाई होती थी। बहुत कम इंडियंस इतने एजुकेटेड हो पाते थे कि कॉम्पीट कर पाए अंग्रेजों को उन्हीं की सिविल सर्विसेज के अंदर। लेकिन इस सब के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ और प्रोविजंस है यहाँ पे जो अपन रीड कर लेते हैं। सिंध और पंजाब ये दो नए प्रोविंसेस बने थे। उसी के साथ मतलब पंजाब से अलग करके सिंध को क्रिएट कर दिया गया था।
साथ ही साथ इट कुड अपॉइंट अ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर दीज प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर दिया जाता था। एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो कलकत्ता में बैठते थे, इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स बैठा करते थे, और भी जो छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे उन छोटे प्रोविंसेस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम की पोजीशन होती थी, रैंक होती थी, जो कि छोटे छोटे प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए बैठाए जाते थे। इसी एक्ट से आसाम और बर्मा और सेंट्रल प्रोविंस सीपी का भी क्रिएशन होता है। बंगाल से अलग करके आसाम को बनाया जाता है। बर्मा को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जाता, बॉडी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस बनाया जाता है भारत के साथ जोड़ के, जो कि एक अलग देश था, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के साथ बर्मा को जोड़ के रखा हुआ था। और एक आज के ईस्टर्न मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस नाम का एक ब्रिटिश प्रोविंस क्रिएट होता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई जो भी अंग्रेज ये लोग चेंजेस कर रहे थे, इसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा था। तो इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि कई तरह के रेबेलियंस हो रहे थे भारत के अंदर। अंग्रेजों के इन रेवेन्यू सिस्टम्स का या इन लेजिस्लेशंस का भारतीयों के ऊपर कोई बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, बल्कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, और कई भारतीय अलग अलग वजहों से अंग्रेजों के खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे। अब देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा तो हार गए थे अंग्रेजों के सामने, लेकिन छोटे मोटे चीफ्टन्स, लॉर्ड्स, ट्राइब्स और लोगों ने मिलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा था। कुछ ऐसी लड़ाइयां जो याद रखने लायक है, जिसमें से एक है संथाल रेबेलियन। संथाल जो कि आज के झारखंड के इलाके में रहने वाली एक ट्राइब होती है। इन ट्राइब्स के इलाकों में अंग्रेजों की जब घुसपैठ शुरू हुई तो उनके रेगुलर लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़े। अंग्रेजों को मतलब था भारत के संसाधनों से, उनके रिसोर्सेस से, भारत की जमीन में नीचे मौजूद कोयले से, भारत की जमीन में नीचे मौजूद मिनरल्स से, और इसीलिए वो जंगलों को काटते थे। और इन जंगलों को काटने के प्रोसेस में कबाइली या कबीले में रहने वाले ट्राइबल्स का लाइफ स्टाइल बहुत अफेक्ट होता था एडवर्सली। साथ ही साथ इन ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारे मिडिलमैन भी आते थे, और ये सारे मिडिलमैन भी ट्राइबल्स, भोले भाले मासूम आदिवासियों को एक्सप्लॉइट करते थे। इन सब के रिस्पॉन्स में संथालों ने रीग्रुप होके सिद्धू और कानू नाम के लीडर्स के लीडरशिप में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजों को कुछ वक्त के लिए हिला के रख दिया, लेकिन अंग्रेजों के पास में बहुत जबरदस्त मिलिट्री पावर थी, जिसका यूज करके उन्होंने संथालों के रेबेलियन को सप्रेस कर दिया। सिमिलरली त्रावणकोर की रियासत, जो कभी अंग्रेजों की दोस्त हुआ करती थी, उसी रियासत के एक दीवान यानी कि मिनिस्टर ने अंग्रेजों के खिलाफ रेबेलियन कर लिया था, क्योंकि अंग्रेज अनजस्ट तरीके से उनसे टैक्स कलेक्शन कर रहे थे। हालांकि वो बहादुरी से लड़ते, लेकिन अल्टीमेटली वो लड़ाई के प्रोसेस में मारे जाते हैं। एक और बड़ा रेबेलियन झारखंड से होता है, जो मुंड रेबेलियन या मुंडा रेबेलियन के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रोपोगेट करने वाले लीडर का नाम बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा एक मिराक्युलस लीडर माने जाते थे, जिन्होंने कि अंग्रेजों के दमन और अत्याचार और फोर्सेबल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जेंस का ऑपोजिशन करते हुए अपने आप को लीडर डिक्लेयर किया, एक डिवाइन पर्सनालिटी डिक्लेयर किया। इन्हें धरती अब्बा कहा जाता था, और इन्होंने भी मुंड जाति के लोगों को अपने साथ मिला के एक बड़ा रेबेलियन किया। बट अगेन ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ये भी ज्यादा दिन टिक नहीं सके। इनसे कई साल पहले सन्यासी और फकीरों ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के चलते, देखिए क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था, तो बंगाल के जो जमींदार थे, छोटे मोटे राजा नवाब थे, वो सारे राजा नवाबों का सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हो गया। यही वो राजा नवाब होते थे जो हिंदू सन्यासी या मुस्लिम फकीरों को डोनेशंस दिया करते थे। अब इन राजा नवाबों ने हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों को डोनेशंस देने कम कर दिए या बंद कर दिए, और इन सन्यासियों और फकीरों ने इसका जिम्मेदार अंग्रेजों को माना और अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। 1770 से लेके कई अगले 1820 तक ये विद्रोह चले, लेकिन अंग्रेजों की मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम के सामने ये टिक नहीं पाए। पोलीगर वो लोग हुआ करते थे
जो साउथ इंडिया की मार्शल कम्युनिटी हुआ करती थी। टीपू सुल्तान की फौज के ज्यादातर सैनिक पुलिगर हुआ करते थे। तो ये पुलिगर जमींदार किस्म के लोग हुआ करते थे और इनसे जब टैक्स कलेक्शन के राइट्स छीने गए रैयतवाड़ी सिस्टम में, तो इन पुलिगरों ने भी रेबेलियन कर दिया। हालांकि इनका रेबेलियन भी क्रश हो गया, लेकिन इन सारे रेबेलियंस का ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रभाव पड़ता था। फार नॉर्थ ईस्ट के इलाके में गारो और खासी के रीजन में भी वहां की ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबेलियन किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स बर्मा को जीतना चाहते थे और बर्मा को जीतने के प्रोसेस में वो सड़कों का निर्माण करवा रहे थे नॉर्थ ईस्ट से बर्मा की तरफ जाने के लिए। और इन सड़क निर्माण में काम करने के लिए गारो और खासी रीजन के आदिवासियों को जबरदस्ती लाया जाता था मजदूरी करने के लिए, जिसके अगेंस्ट वहां की ट्राइब्स ने भी रेबेलियन किया, लेकिन उनका भी अल्टीमेटली हश्र वही हुआ जो बाकी रेबेलियंस का हुआ था। बट दिस वाज क्रिएटिंग एन इंपैक्ट ओवर ब्रिटिशर्स। लगातार हर जगह ब्रिटिशर्स इन कहीं ना कहीं किसी रिबेलियन को सप्रेस करने में इन्वॉल्व रहते थे। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने भारत पे जो जीत हासिल करी वो केक वॉक थी या भारत के लोगों का खून ठंडा हो चुका था। भारत के लोगों के पास जितनी ताकत थी उतनी ताकत से भारत के लोग लगातार ब्रिटिशर्स को अपोज करते रहे। इस पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के दौर में आपको एक भी ऐसा फेज नहीं मिलेगा जब भारतीयों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज न उठाई हो, चाहे हाथ में हथियार उठा के आवाज उठाई हो या सड़कों पर निकल के आंदोलन करके आवाज उठाई है। लेकिन इंडियंस का विरोध ब्रिटिशर्स के लिए लगातार बना रहा। इंडियंस ने कभी भी ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया। और एक ऐसा ही बहुत बड़ा रेबेलियन होता है जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 was a massive uprising of dispossessed Indian rulers and rebel sepoys against British powers with objective of overthrowing British rule in India। दरअसल 1857 की क्रांति कुछ ऐसे इंडियन रूलर्स और कुछ बागी सिपाहियों ने मिलकर करी थी जिन इंडियन रूलर्स को उनके राजपाट से बेदखल कर दिया गया था, और उनका ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से खदेड़ देना। लेकिन फिर भी हम अगर देखें कि क्या वजह रही थी इस 1857 के मैसिव रेबेलियन की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये कहते हैं कि जितने भी ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनके राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, अपना बेटा नहीं, अपना रक्त नहीं है, उनके राज्य हड़प लिए जाएंगे, राजा को पेंशन दे दी जाएगी और साइड लाइन कर दिया जाएगा और वो राज्य अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। पहले अक्सर ये होता था कि कई राजा को लड़के नहीं होते थे तो वो अपने भाई के बेटे को बिठा देते थे गद्दी के ऊपर। अंग्रेजों ने बोला नहीं, अब हम राजा तभी एक्सेप्ट करेंगे किसी को जब वो एग्जिस्टिंग राजा का बेटा होगा, बायोलॉजिकल सक्सेसर होगा। और इसका शिकार कई राज्य बन गए। झांसी का राज्य बन गया, संबलपुर का राज्य बन गया, सातारा का राज्य बन गया, छोटा उदयपुर का राज्य बन गया, मराठों का जो पूना वाला राज्य है पेशवा वाला वो बन गया। तो इस तरह से कई ऐसे राज्य थे जिनके की राजाओं के बेटे नहीं थे, अपने बेटे नहीं थे, बायोलॉजिकल सक्सेसर्स नहीं थे, और इसीलिए उन राज्यों के सीधा एनेक्सेशन कर लिया गया, जिससे कि वो उस राज्य के राजा बड़े निराश थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना चाहते थे। तो एक ये वजह थी। दूसरी वजह रेशियल अब्यूज ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडियंस के मुकाबले एक बेहतर नस्ल मानते थे। वो गोरे थे, ज्यादा लंबे थे, और इसीलिए वो मानते थे कि हम बेटर रेस है इंडियंस के मुकाबले, हम ज्यादा सिविलाइज्ड भी हैं और हम हर तरह से इनसे सुपीरियर है। और वो इंडियंस को बहुत ही हिकारत भरी नजरों से देखते थे और कई बार इंडियंस को रेशियली अब्यूज भी करते थे। और ये रेशियल अब्यूज लगातार बार बार इंडियंस को बगावत करने पे मजबूर कर रहा था। तीसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को भारत में फैलाने के लिए भारतीय व्यापारियों का व्यापार तबाह कर दिया था। दरअसल मशीन में बना हुआ माल बड़ी तेजी से ये लोग लेके आते थे, रॉ मटेरियल भी इनको सस्ते में मिल जाते थे, तो ये माल भी मॉडर्न फैशन का बेच रहे हैं और बेच भी उसको सस्ते में रहे। उन्हीं के मुकाबले भारतीय व्यापारी बेचारे रॉ मटेरियल महंगे दामों में खरीदते थे।
और क्योंकि हाथ से ही ज्यादातर काम करते थे इसीलिए बहुत कम माल प्रोड्यूस कर पाते थे, बहुत कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते थे, और वो भी ऊंची कीमत रखनी पड़ती थी उसकी ताकि उससे कुछ प्रॉफिट अर्न हो सके। तो देखते ही देखते इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे इंडिया में ही अनपॉपुलर होने लग गए और ब्रिटिश प्रोडक्ट पॉपुलर होने लग गए। इस तरह से भारत के मार्केट को, भारत के व्यापार को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इंटरफेरेंस इन इंडियन रिलीजन, 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को बैन किया। हालांकि सती प्रथा कोई ऐसी प्रथा नहीं है जिसको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन सती प्रथा के ऊपर लगा हुआ बैन हिंदू रिलीजन ने अपने रिलीजन के अंदर एक इंटरफेरेंस समझा। देखिए, ऐसा नहीं होता था कि हर हिंदू लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ होती थी वो सती होती थी। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी होता था अंग्रेजों को वो भी गलत लगता था और अंग्रेजों ने इसके अगेंस्ट एक नियम ही बना दिया 1829 में कि सती प्रथा जो है कंप्लीटली भारत में बैन होगी। अगर सती कहीं पे होती है तो उसको एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। 1856 में ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था, जो अगेन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस समय की हिंदू रिलीजन में ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ने उसको अपने रिलीजन के अंदर एक इंटरफेरेंस माना था। सिमिलरली ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स के कल्चर को और उनकी जो स्टडी होती थी इस्लामिक स्टडी उसको भी बैकवर्ड मानते थे। और ये सारी चीजें जो इंडियन रिलीजन्स को ब्रिटिशर्स बैकवर्ड मानते थे या इंटरफेयर करने की कोशिश करते थे, इसकी वजह से भी कुछ इंडियंस के मन में इस वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा था। लेकिन जो इमीडिएट रीजन बना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अब दरअसल होता क्या था, इस फोटोग्राफ की मदद से हमें काफी कुछ समझ में आएगा। दरअसल उस समय जो बंदूकें चलती थी वो आज की तरह बंदूकें नहीं होती थी कि एक शॉट फायर किया और दूसरी गोली, दूसरा राउंड अपने आप लोड हो जाता है। ऐसा नहीं होता था। हर शॉट फायर करने के बाद दूसरा राउंड मैन्युअली अपलोड करना होता था। कारतूस कुछ इस तरह से आता था जिसको कार्ट्रिज बोलते थे, जिसमें सबसे नीचे बुलेट होती थी। इसी बुलेट के ऊपर होता था बहुत सारा बारूद और ये एक केसिंग में बंद होता था, वाटर प्रूफ केसिंग में, जिससे कि भारत की नम जलवायु में बारूद के अंदर नमी न लगे, पानी न लगे। एक सैनिक फायर करने से पहले इस कारतूस को अपने मुंह में लेके काटता था। उसके बाद गोली और कारतूस दोनों बंदूक के बैरल के अंदर डाल देता था। उसके बाद रिम रॉड से उस बारूद और गोली को सेटल करता था और सेटल करने के बाद निशाना लेके फायर करता था। एक फायर हो जाने के बाद इस प्रोसेस को रिपीट करना होता था अगला फायर करने के लिए। सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन जो नई राइफल्स इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको ली एनफील्ड राइफल कहा जाता था, उसके बारे में ऐसे र्यूमर्स चल निकले कि उसके कारतूस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र जिसको कंज्यूम नहीं कर सकते, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम जिसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना करते देखा इंडियंस को, तो उन्होंने फोर्स किया। उसी प्रोसेस में बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मारने की कोशिश करी, हालांकि वो मार नहीं पाए, पकड़े गए, बाद में उनको फांसी दी गई। मंगल पांडे की फांसी की सजा जब दूसरे कैंटोनमेंट्स में फैली तो वहां पर भी विद्रोह शुरू हुआ और इसी के साथ में अलग अलग छावनियों में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत तो वैसे मेरठ से हुई थी, जो आज के वेस्टर्न यूपी का मेरठ नाम का शहर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जल्दी ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और जगदीशपुर जो कि बिहार में है उस इलाकों में फैल गया। तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लीडर्स, ये ज्यादातर वही लीडर्स थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते अपने अपने राज्य और अधिकार गंवा चुके थे, और इन्होंने ही इन बागी सिपाहियों की लीडरशिप अज्यूम करी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। शुरू में तो अंग्रेजों को नुकसान हुआ क्योंकि वो तैयार नहीं थे ऐसे किसी रिबेलियन के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अंग्रेज रीइंफोर्समेंट्स करते गए और रीइंफोर्समेंट्स करते हुए फिर उनको एडवांटेज मिलने लग गया। बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी। यहाँ पे अक्सर हम ऐसे इंडियन रूलर्स को गद्दार कह देते हैं, लेकिन ये शायद सही नहीं होगा क्योंकि उस समय भारत को कोई भारत की तरह नहीं देखता था।
अपने राज्य को ही अपना देश देखा जाता था, और कोई भी राजा अपने देश के लिए जो बेहतर होगा वो करता था। आज भारत हमारा देश है, रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, भाई हमें किसका साथ देना चाहिए? क्या हमें अमेरिका के दबाव में रूस से अपने रिलेशन खत्म कर लेने चाहिए? हम ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज हमें मतलब नहीं है कि रूस यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है। हमें ये मतलब है कि रूस से हमें क्या फायदा है, यूक्रेन से हमें क्या फायदा है। भाई पता चला कि यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार देता है, रूस हमें हथियार देता है, तो हमने शायद रूस को सपोर्ट किया, या सपोर्ट नहीं भी किया तो कम से कम उसको अपोज नहीं किया। तो आज अगर हम रूस को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे नेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उस समय अगर पंजाब के रूलर्स ने, पटियाला के रूलर्स ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया तो उनको लगा होगा कि मेरे पटियाला के जनता के लिए सही रहेगा। अगर राजस्थान के राजपूत रूलर्स ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया तो उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे लोगों के लिए सही रहेगा कि अंग्रेज बने रहें। या फिर हैदराबाद के निजाम या भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, या ग्वालियर के सिंधिया या इंदौर के होलकर्स ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। सबने अपने अपने लोगों के भले का सोचा, और इसलिए उनको गद्दार कहना सही नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो भी हमारे हीरो हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आया जबकि हमारे बागी कमजोर पड़ गए। क्यों कमजोर पड़ गए? वो इसलिए कमजोर पड़ गए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से बहुत सारी बंदूकें और गोलियां छीन ली थी। भाई हम खुद तो बनाते नहीं थे ना बंदूक और गोलियां, बंदूकें गोलियां हमने शुरू में उनसे छीन ली थी, लेकिन एक बार जो गोली चल गई उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता। और क्योंकि गोलियां हमारे यहाँ बनती नहीं थी, इसलिए एक टाइम ऐसा आया इस रेबेलियन में जब हमारे पास बंदूकें तो रह गई हमारे बागियों के पास, लेकिन गोलियां उनके पास में खत्म हो गई। और अब खाली बंदूक का कोई यूज ही नहीं था, उससे बेहतर तो तलवार थी। और इसीलिए अंग्रेज जब काउंटर अटैक करते तो वो सेना भी लेके आते, उनको कुछ इंडियन रूलर्स से मदद भी मिलती, गोरखाओं से मदद मिलती, सिखों से मदद मिलती, पठानों से मदद मिलती, राजपूतों से मदद मिलती, हैदराबाद और भोपाल के नवाबों निजामों से मदद मिलती। और उनके पास में एम्यूनिशन भी बहुत था क्योंकि वो खुद बनाते थे, इसीलिए वो हावी हो गए और अल्टीमेटली उन्होंने ज्यादातर रेबल्स को या तो पकड़ के मार डाला या फिर वो भाग खड़े हुए, दोबारा कभी भारत में नहीं आ पाए। और इस तरह से 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने क्रश कर दी, उसको कुचल दिया। यहां पे कुछ लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट, किस इलाके में वो लीड कर रहे थे रेबेलियन को और किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको सप्रेस किया, ये आप याद रख सकते हैं। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे, और उनके जनरल बख्त खान इस रेबेलियन को लीड कर रहे थे। जॉन निकलसन नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको सप्रेस किया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे लीड कर रहे थे, कॉलिन कैम्बेल ने उनको सप्रेस किया था। लखनऊ जो कि बहुत नज़दीक ही है, वहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हजरत महल इस रेबेलियन को लीड कर रही थी, एक लेडी रेबेलियन को लीड कर रही थी, और उनको भी कॉलिन कैम्बेल ने सप्रेस किया था। झांसी में हम सभी जानते रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, और कर्नल यू रोज ने उनको सप्रेस किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को भी अक्ल आ गई, अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वी वेर ऑलमोस्ट टू लूज इंडिया। अगर 2, 4, 5 इंडियन स्टेट्स ने इनको हेल्प कर दिया होता तो शायद मामला कुछ और होता, या इंडियन स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं किया होता तो शायद मामला कुछ और होता। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी अपने तौर तरीकों में बहुत सारे बदलाव किए 1857 के रिवोल्ट के बाद में। और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अबेंडन किया जाता है कि भैया अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अगर राजा हो भारत के प्रिंसली स्टेट के, जिसको चाहो उसको रूलर बनाओ, आपका बेटा हो, आपके भाई का बेटा हो, आपकी बहन का बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, पॉलिसी ऑफ रेशियल अब्यूज, इंडियंस को ओपनली गाली देने का जो पॉलिसी था वो भी खत्म हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज कोई बहुत अच्छे हो गए थे और इंडियंस को अपने बराबर मानने लग गए थे, लेकिन एक पॉलिसी बनानी अंग्रेजों ने कि कभी भी इंडियंस को ओपनली रेशियली अब्यूज नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद उनके पीठ पीछे उनके बारे में भले ही कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन ओपनली रेशियली अब्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन रेशियल अब्यूज बहुत बुरा लग जाता है और इंसान मन में कुंठा बना के बैठ जाता है।
इंडिया वॉज कंसिडर्ड नॉट एज अ कॉलोनी बट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। भाई इससे पहले वो इंडिया को सिर्फ एक कॉलोनी मानते थे कि भारत एक जमीन हमको मिल गई है, इससे पैसा कमाओ। लेकिन अब उनको इस रिवोल्ट के बाद ये मानना पड़ा कि नहीं भैया, भारत अब सिर्फ एक कॉलोनी नहीं है बल्कि हमारे साम्राज्य का एक हिस्सा है जिसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब अंग्रेजों का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने माना कि भारत के लोगों का उद्धार करना, वेलफेयर करना भी हमारा कर्तव्य मानेंगे हम। तो ऐसा नहीं था कि 1857 का रेबेलियन पूरी तरह अनसक्सेसफुल हुआ था। अंग्रेजों को बहुत कुछ अकल आ गई थी कि अगर हम नहीं सुधरे तो इंडियंस फिर रेबेलियन करेंगे और इस बार शायद कुछ और लोग भी मिल जाएं और फिर हम टिक नहीं पाएंगे भारत के अंदर। इसीलिए भारत से अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा सा लगाना भी पड़ेगा भारत के लोगों के ऊपर। और इस तरह 1857 की क्रांति अपना असर दिखाती है। इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करने वाले थे और अगले पार्ट में हम इससे आगे का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।